जब कोई बात खुद से जुड़ी हो तो डरना मुश्किल हो जाता है। अगर यह आम काव्य होता है तो वह ऐसी कभी नहीं होती। वह तुरंत अपने मठों को ट्रेंडिंग टॉपिक रिमूवल के ऑर्डर देता है या उसे अन्य जनमत को बढ़ावा देने वाले इंटरनेट के लिए उपलब्ध कराता है। लेकिन इस मामले में सिर्फ काव्य ही नहीं बल्कि दिवाकर भी शामिल था। काव्य को सबसे ज्यादा डराया गया था। नंबर डायल करने के बाद काव्या ने घटिया से कहा, दिवाकर क्या ट्रेंडिंग टॉपिक देख रहे हैं? एक खबर है जोफ और हमारी कंपनी के लिए बहुत कंट्रास्ट है। जल्दी से ऑनलाइन देखो। दिवाकर, जो हॉट स्प्रिंग्स में एक हाई एंड स्पा कर रहा था, एक दोस्त के लिए स्टब्ड रह गया। उन्होंने ट्विटर पर क्लिक किया और ट्रेंडिंग टॉपिक पर उनके बारे में प्रतिकूल खबर देखकर उनका हाव भाव अचानक बदल गया। दिवाकर ने स्वीकार किया कि वह अन्य लोगों के साथ सीपी रिश्ते में थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ बिल्कुल भी गंदी रिश्ते में हिस्सा नहीं लिया जैसा कि पोस्ट में बताया गया था। हालांकि दिवाकर, काव्य और पूजा से जुड़े मामले सच थे। दीपिका के साथ भी दिवाकर को लगा कि वह ललचा गया था, बस उसे अभी तक कुछ करने का मौका नहीं मिला था। ये खबर दिवाकर के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन कुछ बातें अधिक से अधिक समझाओ, उन्हें स्पष्ट करना मुश्किल ही होता है और पानी और भी गहरा होता है। काव्या एक पल के लिए झिझकी, गहरी सांस ली और दिवाकर से धीरे से बोली, दिवाकर, हम सीधे पूजा के साथ क्यों नहीं घोषणा कर सकते हैं? इससे कम एक साझीदार तो मिल जाएगा। दिवाकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक पल बाद वह हंसी, तुम्हारा क्या? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम ही जाने दोगे। मैं, दिवाकर, अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं हूं। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम कंपनी के बाकी कलाकारों को सपोर्ट करो, मेरी चिंता को खत्म करना नहीं है। काव्या के अंदर एक अजीब सी भावना महसूस हुई। उसने दिवाकर को कंपनी छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन जब दिवाकर के लिए मुश्किल खड़ी हो गई तो उसे कंपनी छोड़ने का विचार नहीं आया। शायद अब दिवाकर को अपने दादाजी से मिलवाने के लिए घर ले जाने का समय मिल गया था। उसे उदाहरणार्थ एक अच्छा आदमी मिल गया था। लोग इन जो भी स्केच करते हैं वे दिवाकर को एक प्लेबॉय ही क्यों नहीं कहते हैं, लेकिन काव्या को लगता है कि दिवाकर ही वह व्यक्ति है जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता है। कहते हैं ना, एक जोड़ा एक ही जंगल के पंछी की तरह होता है जो मुसीबत में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाता है। दिवाकर ने न सिर्फ काव्य को छोड़ने का फैसला किया बल्कि मामले को और कमजोर करने का भी फैसला किया। दिवाकर उस समय एक एंटरटेनमेंट क्लब में थे और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे थे। दिवाकर का निजी लाइव प्रसारण रूम बंद था, इसलिए निर्देशित लियू को दिवाकर की नकारात्मक खबर का समय पर पता नहीं चला। दिवाकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना निजी लाइव प्रसारण शुरू किया और जल्द ही कई प्रशंसकों के कमरे में चले गए और इस मामले पर रियायती टिप्पणियां करने लगे। दिवाकर, क्या वो ऑनलाइन खबर सच है? मैं दोस्त का बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन पता चला कि तुम ऐसे ही इंसान हो। कई फैन दिवाकर से सवाल कर रहे थे, लेकिन कुछ फैन भी थे जो खुशी खुशी शो देख रहे थे। हाँ, दिवाकर, गुप्त रहस्य टूटने वाला है ना? लेकिन विश्वास तो नष्ट हो गया है उन सब के साथ, है ना? इसका क्या मतलब है? मेरे पास भी एक मौका है। तभी दिवाकर से अधिक दूर उत्पादन टीम के कर्मचारियों के कमरे में निर्देशित लियू का फोन बजा और जैसे ही उन्होंने दूसरी ओर से आवाज उठाई, उनके चेहरे और भी अधिक काला हुआ। दिवाकर अपने शो के सबसे लोकप्रिय सदस्य थे, लेकिन अब उच्च अधिकारियों ने सिर्फ दिवाकर के फुटेज हटाने का आदेश नहीं दिया बल्कि दिवाकर की रिकॉर्डिंग रद्द करके शो में सुधार करने का भी आदेश दिया था। निदेशक लियू इस खबर से स्टूडियो स्तब्ध रह गए। जब ओशियन ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक देखा तो निर्देशित लियू तेजी से दिवाकर की ओर दौड़े। यू मियामियों को दिवाकर के बगल में उकड़ू बैठा और चिंतित देखकर निर्देशित लियू ने फिर भी पूछा, दिवा, क्या ऑनलाइन जो कहा जा रहा है क्या वह सच है? आप इससे पहले कैसे तैयारी की योजना बना रहे हैं और आप दर्शकों को कैसे समझा? मुझे अभी आपके बुजुर्गों से सूचना मिली है कि शो में सुधार करना बंद कर दिया गया है और आपको शो की रिकॉर्डिंग से भी हटना होगा। निर्देशक लियू इस बात पर बहुत नाराज हो गए। उसने सोफे के पास जोर से पटक दिया, यह क्या चिल्ला है? दिवाकर माफी मांगते हुए निर्देशित लियू के पास आया और उनका कंधा थपथपाया। निर्देशक लियू, मुझे माफ कर दो, मैं इसे अपने ऊपर ले लूंगा। उन्हें जो कहा है वह दो कह रहे हैं। एक साफ ज़मीर को किसी साधारण व्यक्ति की गरीब नहीं होती। मेरी प्राथमिकता इस समय बहुत अधिक है, स्वच्छता और आपूर्ति से लेकर कुछ लोगों को ही फायदा होगा। जो तत्व हैं, समझ लें, इसे जरूर दो। खैर, मैं कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की योजना बना रहा था, इसलिए शो से हटना एक अच्छी बात है। दिवाकर पूरी तरह से एक मरे हुए सूअर की तरह थे जो उबलते पानी से नहीं डरते। उनकी लोकप्रियता अब बहुत अधिक थी और एक और कारण था जिसने दिवाकर को इसे छोड़ने और शो से हटने के लिए दृढ़ किया। काव्या, पूजा और यहाँ तक कि दीपिका भी उनके प्रति समर्पित थीं। दिवाकर केवल मनोरंजन उद्योग में उन्हें थोड़ी मदद कर सकते थे, उन्होंने उनके लिए और कुछ नहीं किया था। दिवाकर खुद को ये समझाने के लिए नहीं ला सके कि दीपिका या काव्या के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। काव्या,
के अलावा पूजा और दीपिका का भी अपना करियर था। पूजा को अभिनय पसंद था, लेकिन वह डेटिंग शो में उनके साथ थीं। दीपिका के लिए भी यही बात थी। उनके सबसे बड़े प्यार गीत लेखन, व्यवस्था और गायन थे, कभी कभी प्रेरणा पाने के लिए यात्रा करना। फिर भी वह डेटिंग शो में भी आई थीं। अब डेटिंग शो से हटने का यह मौका भी एक बहुत अच्छा फैसला था। जहां तक ऑनलाइन उजागर हुई अफवाहों का सवाल है, चूंकि कोई सबूत नहीं था, वे दिवाकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, वे बस दिवाकर की लोकप्रियता कम कर देंगे। निर्देशक लियू ने आह भरी और बगल वाले कैमरामैन की तरफ हाथ हिलाया। दिवाकर का लाइव स्ट्रीम इस समय बंद हो गया। कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। निर्देशक लियू का उदास मनोबल देखकर यू म्याओ म्याओ दौड़कर आया और निर्देशक लियू के कपड़े खींचने लगा। अंकल, नाराज मत होइए, ठीक है। पिताजी भी वास्तव में बहुत दुखी हैं और पिताजी भी यह शो नहीं छोड़ना चाहते। निर्देशक लियू के सिर में दर्द हो रहा था। अगर सिमरन अभी भी दिवाकर के अधीन निर्देशक के रूप में काम नहीं कर रही होती तो निर्देशक लियू भड़क जाते। दिवाकर के बिना ये शो कैसे रिकॉर्ड होता? निर्देशक लियू असमंजस में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हालांकि दिवाकर ने उसे हल्के फुल्के अंदाज में दिलासा दिया, डायरेक्टर लियू, डरने की क्या बात है? क्या और मेहमान नहीं हैं? लेकिन डायरेक्टर लियू ने ठंडी सांस ली। उसने और गहराई से सोचा, दिवाकर के जाने का मतलब था कि पूजा भी अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेगी। जहां तक मुआवजे की बात है, डायरेक्टर लियू दिवाकर से मांगने में बहुत शर्मिंदा थे। दीपिका, शायद वो भी चले जाएंगे। जहां तक जो फैन की बात है, तो वो भी अपने मालिक के पीछे जा सकता है। निर्देशक लियू ने गहरी सांस ली, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। निर्देशक लियू की शर्मिंदगी को भांपते हुए दिवाकर ने पूजा और पास ही खड़े बाकी लोगों की तरफ हाथ हिलाया। निर्देशक लियू, दीपिका और पूजा दोनों मेरे साथ शो से हट जाएंगी। हम मुआवजा भर देंगे। म्याओ म्याओ अब काव्या की बेटी है और मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इस मामले में बस आपसे माफ़ी मांग सकता हूं। मैं आपकी बेटी को किसी और तरह से मुआवजा दूंगा या शायद हम भविष्य में फिर से साथ काम कर सकें। निर्देशक लियू क्या कर सकते थे? वो बस आह भरकर हाथ हिला सकते थे। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्शन टीम को भी सुधारना होगा और मुझे नहीं पता कि इस शो का क्या होगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। बच्ची, तुम तो स्वाभाविक रूप से मेरी जान हो। निर्देशक लियू का अभिवादन करने के बाद दिवाकर यू म्याओ म्याओ, पूजा और दीपिका को सी व्यू अपार्टमेंट में वापस ले गए। उन्होंने अपना सामान पैक किया, फिर चुपचाप हवाई जहाज का टिकट खरीदा और लियान सिटी से निकल गए। रास्ते में दिवाकर ने वह ट्विटर पोस्ट पहले ही देख लिया था। एंटरटेनमेंट जो बापी अकाउंट देखकर दिवाकर समझ गए कि इसके पीछे कौन है। यह अंजलि अभी भी संतुष्ट नहीं है, अभी भी मौत को दावत दे रही है। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी जब उन्होंने सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, अंजलि की सारी गंदगी खरीदने में मेरी मदद करो। अंजलि की सारी गंदगी खरीदने के लिए 25 लाख लोकप्रियता अंक चाहिए। क्या आप खरीदना चाहेंगे? दिवाकर ने खरीदारी की पुष्टि की। उनके लैपटॉप में ढेर सारी जानकारी भर गई, साथ ही ढेरों तस्वीरें, वीडियो और दूसरे सबूत भी। दिवाकर ने सबूत देखे। यह असहनीय था, किसी भी ऐसी चीज से कहीं ज्यादा घटिया जिसमें उन्होंने कभी भाग लिया था। ये कहा जा सकता था कि अंजलि निश्चित रूप से समय प्रबंधन में माहिर थी। एक ही रात में वह कई बूढ़ों के साथ रहती थी। कुल मिलाकर उसने 47 लोगों की सेवा की थी। जैसे ही अंजलि हाई स्कूल में दाखिल हुई, वह अपने प्रेमी एक युवा गुंडे से गर्भवती हो गई और गर्भपात करवा लिया। और वह युवा गुंडा उसका पहला प्यार नहीं था। जब उस युवा गुंडे को पता चला कि अंजलि अभी भी अपने पहले प्यार के संपर्क में है, तो उसने गुस्से से उन पर हमला कर दिया। उसने अंजलि के पहले प्यार को चाकू मारकर मार डाला और अब वह युवा गुंडा अभी भी जेल में अपनी आंखें बंद किए हुए है। दिवाकर ने सिर हिलाया, ये सोचकर इंसानियत का कोई मोल नहीं। यह अंजलि के रोमांटिक जीवन की शुरुआत भर थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद वह एक समृद्ध जीवन शैली से ईर्ष्या करने लगी और आसानी से एक अमीर दूसरी पीढ़ी के जाल में फंस गई। उसका अमीर दूसरी पीढ़ी का प्रेमी और भी ज्यादा भ्रष्ट था, जो अक्सर उसे काम करने के लिए जंगल या दूसरी जगहों पर ले जाता था। यह अमीर दूसरी पीढ़ी का प्रेमी बाद में अपने कई दोस्तों के साथ सगाई भी बन गया। इस दौरान अंजलि 2 बार गर्भवती हुई और इन लोगों ने उसे गर्भपात कराने का आदेश दिया। हालांकि अंजलि आज्ञाकारी रही। दूसरी पीढ़ी के एक अमीर सेलिब्रिटी दोस्त की नज़र उस पर पड़ी और उसने वॉशिंग मीडिया के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध कर लिया। एक सेलिब्रिटी की चकाचौंध भरी जिंदगी का अनुभव करने के बाद अंजलि ने अपने एजेंट को बहकाया और उसके बिस्तर पर चढ़ गई। अपने एजेंट के साथ 6 महीने बिताने के दौरान उसने कुछ संसाधन जुटाए। हालांकि शायद अपनी उपजाऊ शारीरिक संरचना के कारण वह फिर से गर्भवती हो गई और अंजलि के पास एक और गर्भपात कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी थी कि इस गर्भपात के बाद वह शायद फिर कभी गर्भधारण न कर पाए। लेकिन अंजलि दृढ़ रही, वह एजेंट के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। उसके और भी बड़े सपने थे।
एजेंट ने जल्दी से उसके और दिवाकर के लिए एक सीपी बनाने का इंतजाम कर दिया। वह लोगों की नज़रों में आए, शोहरत का स्वाद चखा, खूब पैसा कमाया और कंपनी के डायरेक्टर वांग की नज़र में भी आए। डायरेक्टर वांग के साथ काम करते समय अंजलि बेहद सतर्क रहती थी। उसने इसके लिए एक रिपेयर सर्जरी भी करवाई और अपने अतीत के सभी लोगों से पूरी तरह और साफ साफ नाता तोड़ लिया। अंजलि अपनी आजीविका के लिए डायरेक्टर वांग पर निर्भर रहना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर वांग एक दबंग आदमी था। उसकी पत्नी की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। डायरेक्टर वांग काली कंपनियां बनाकर ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और वह उसे बस एक खिलौना समझता था। उससे कुछ छुपकर उसने अंजलि को कई निर्देशकों और निर्माताओं से मिलवाया और उसे अपने साथ साझा किया। शायद खुद अंजलि को भी नहीं पता था कि वह कितने लोगों के साथ आई थी, लेकिन अब दिवाकर उससे भी ज्यादा साफ साफ जानता था। ढेरों रिकॉर्ड्स, तस्वीरों के सेट और यहाँ तक कि छोटे छोटे वीडियो देखकर दिवाकर ने ये सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। कॉपीराइटिंग सिस्टम ने पहले ही सोच समझकर उसे उसके लिए एडिट कर दिया था। उसने अपना ट्विटर ऑल्ट अकाउंट एंटरटेनमेंट जॉब अपी खोला और फिर सारे सबूत और जानकारी अपलोड करने के लिए क्लिक किया। ये सब करने के बाद अंजलि की पिछली हरकतों को याद करते हुए दिवाकर अपने मुख्य अकाउंट पर वापस गया, अपना ऑल्ट अकाउंट खोजा, उसे फॉलो किया और पोस्ट को लाइक किया। उसने फिर से अपने ट्विटर फॉलोअर्स पर नज़र डाली। उसके अभी भी 3.2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। पहले इस घटना की वजह से 50 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स कम होने के साथ ये 3.7 करोड़ से ज़्यादा हो गया था। दिवाकर ने एक पल सोचा और फिर अपने मुख्य अकाउंट पर एक और पोस्ट एडिट की। साफ तो साफ हो ही जाएगा। जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर सीपी बनाए हैं, अगर तुम्हें फ़ायदा हुआ है तो मेरे साथ ईमानदार रहो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं खुद आकर तुम्हारा पर्दाफाश करूं। और अंजलि, एक वकील का पत्र ही गया है। कानून स्वाभाविक रूप से मुझे उन बातों के लिए न्याय दिलाने में मदद करेगा जिनकी तुमने निंदा की है। हालांकि तुम्हें अभी भी अपने मामलों से निपटना चाहिए, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें ले जाए। अदालत का समन तुम तक न पहुंचने दो। काव्या, दीपिका और बाकी लोगों के बारे में मैं बस एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं उनसे प्यार करता था और अब भी करता हूं। दिवाकर अपने प्रशंसकों के साथ काफ़ी खुले थे। पहले उन्होंने दूसरों के साथ अपने रिश्ते स्पष्ट किए, फिर काव्या और बाकियों के साथ अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बात की। दिवाकर के अपडेट का पता चलते ही उनके प्रशंसकों ने उसे तुरंत लाइक किया और तेजी से कमेंट्स किए। हर मिनट सैकड़ों कमेंट्स आ रहे थे। जब मुझे अपनी किताबों पर रोज सैकड़ों कमेंट्स मिलेंगे तो मुझे संतोष होगा। क्या आप कुछ कमेंट्स छोड़ने की हिम्मत रखते हैं? जो लोग इसे पढ़ सकते हैं वे निष्ठावान पाठक हैं और मैं विनम्रतापूर्वक आपके सुझावों को स्वीकार करूंगा। वो मेरे पति के लिए मेरा दिल दुख रहा है। मुझे पता था कि यह वही छोटी कुतिया अंजलि है जो तुम्हारे विरोधी प्रशंसकों को तुम्हारे बारे में बदनाम करने के लिए ला रही है। दिवाकर, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस मुझे एक नज़र और दे दो और मुझे संतोष हो जाएगा। मुझे आपको दूसरों के साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। हर कोई जानता है कि मनोरंजन उद्योग कितना अराजक है। आपने क्या गलत किया? आपने एक ही समय में 2 लोगों के साथ सीपी नहीं बनाए हैं। भले ही आपने काव्या के साथ सीपी बनाया हो, वह पहले ही जा चुकी है। मैं आपको पूजा के साथ स्वीकार कर सकता हूँ। बिल्कुल दिवाकर, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। मैंने सुना है कि उद्योग में महिला कलाकार सिर्फ एक गाने के लिए गीतकारों और संगीतकारों के साथ सोने को तैयार हैं। आपने इतने सारे बेहतरीन गाने बनाए हैं और आपके पास केवल इतना ही घोटाला है। क्या आप थोड़े कमज़ोर नहीं हैं? वॉशिंग मीडिया के उन छोटे मोटे लोगों के लिए मेरे दिवाकर की लोकप्रियता का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो, अन्यथा मैं नीचे आऊँगा और तुम्हें मार डालूंगा। मेरे दिवाकर की लोकप्रियता से मुफ्त में आप सभी बेहद लोकप्रिय हो गए, लेकिन क्या आप में से किसी को दिवाकर की परवाह थी? दिवाकर के बाकी प्रशंसक बहुत वफादार थे। उन्होंने दिवाकर की प्रतिष्ठा की रक्षा की और दिवाकर भावुक हो गए। उन्होंने हर टिप्पणी को लाइक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रशंसकों की टिप्पणियां बहुत जल्दी आ गईं। वह बस उनका सामना नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने आखिरकार एक और ट्विटर पोस्ट किया। आपकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। दिवाकर के प्रशंसकों की बढ़ती संख्या के कारण उनके ट्विटर अकाउंट पर भारी ट्रैफिक आया। जब सभी को पता चला कि दिवाकर ने किसी नए व्यक्ति को फॉलो किया है तो उन्होंने तुरंत जांच करने के लिए क्लिक किया। एंटरटेनमेंट जॉब अपी द्वारा पोस्ट की गई विस्फोटक सामग्री को देखने के बाद कई लोगों ने इसे रिपोस्ट किया। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि फोटो और वीडियो सभी सेंसर किए गए थे, अन्यथा वे केवल जापान में कुछ छोटी वेबसाइटों पर ही पोस्ट किए जा सकते थे। दिवाकर द्वारा पोस्ट को फॉलो और लाइक करने के बाद सभी ने अनुमान लगाया कि एंटरटेनमेंट जॉब अपी दिवाकर का ऑल्ट अकाउंट था। जहां तक दिवाकर को इतनी जानकारी मिलती है, उनके पास इट्स ऑल योर्स कंपनी की विशाल पूंजी थी। प्रशंसक स्वाभाविक रूप से इट्स ऑल योर्स कंपनी के बारे में सोचेंगे और खुद दिवाकर पर संदेह नहीं करेंगे।
हर कोई दिवाकर के ट्विटर पर उनसे सवाल करने के लिए दौड़ा, लेकिन दिवाकर ने कोई जवाब नहीं दिया। भले ही सभी जानते हों कि एंटरटेनमेंट जो बापी दिवाकर का ऑल्ट अकाउंट था, अगर दिवाकर चुप रहे तो दूसरे उनके साथ क्या कर सकते थे। दिवाकर, क्या अब हम भाई नहीं हैं? क्या तुम कुछ हाई डेफिनेशन बिना सेंसर वाली चीजें पोस्ट नहीं कर सकते? दिवाकर, हम साथ नहीं रह सकते हैं ना, तस्वीरें सेंसर की हुई हैं, इसे मुझे चुपके से भेज दो। इस तरह की चीजें शेयर की जानी चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं करूंगा। दिवाकर के ऑल्ट अकाउंट का बड़ा घोटाला जल्द ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। नेटिजन्स के पास करने के लिए कुछ नहीं था। हार्टबीट्स और डेज के चले जाने के साथ ऑनलाइन ब्राउजिंग नीरस हो गई थी। जैसे ही सभी ने ऑनलाइन ब्राउज किया और इस बड़े घोटाले को देखा, उन्हें ये पसंद आया और लोकप्रियता आसमान छूती गई, तेजी से शीर्ष पर पहुंच गई। इस ट्विटर पोस्ट ने तो मानो खलबली मचा दी। कई प्रसिद्ध निर्देशक, दूसरी पीढ़ी के अमीर उत्तराधिकारी और मशहूर हस्तियां एंटरटेनमेंट जो बापी अकाउंट पर आरोप लगाने के लिए सामने आए और कहा कि उसे वकील के पत्रों की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन दिवाकर ने निडर होकर अपने ऑल्ट अकाउंट से इन सभी पोस्ट का एक ही वाक्य में जवाब दिया, मैं इंतजार कर रही हूँ। सबसे ज्यादा गुस्सा करने वालों में मिस्टर वांग थे। उन्होंने पहले अपनी पत्नी को समझाया था कि यह सिर्फ एक अफेयर था, लेकिन दिवाकर ने जो खुलासे किए वे बहुत ज्यादा थे। मिस्टर वांग और अंजलि के गर्भपात के लिए अस्पताल जाते हुए एक साफ वीडियो भी था। ये वीडियो साफ तौर पर दिवाकर ने पोस्ट किया था और मिस्टर वांग गुस्से से अंजलि को कोस रहे थे। फिर उन्होंने अपनी कंपनी के 6 और सेलिब्रिटीज से संपर्क किया जो दिवाकर के साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी में थे और उनसे कहा कि वे ऐसी अफवाहें पोस्ट करें कि दिवाकर ने उन्हें मजबूर किया था। दिवाकर का ट्रैफिक उस समय सबसे ज्यादा था और केवल इसी तरह उस ट्रेंडिंग टॉपिक को दबाया जा सकता था। पूरा ट्विटर अफरा तफरी में था, लेकिन अंजलि सबसे ज्यादा दुखी थी। जब उसने ऑनलाइन ट्विटर पोस्ट और फिर अनंत की लाल आंखें देखीं तो उसने अनंत को समझाना चाहा, लेकिन बदले में उसे अनंत से एक थप्पड़ मिला। अनंत दुखी होकर मुस्कुराया, अपना सिर उठाया और अंजलि को गौर से देखने लगा। क्या यही तुम्हारा मतलब था जब तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और इससे पहले तुम्हें मिस्टर वांग ने धमकाया था? बाकी लोगों का क्या? अंजलि, क्या तुम्हारे पास दिल है भी? वे जिंदगियां जीवन थीं और तुम एक माँ होने के नाते इतनी क्रूर थी कि उन्हें खत्म कर दिया। और मैंने तो अपने परिवार की सारी दौलत तुम्हारे लिए लुटा दी, बस इसलिए कि तुम ऐसे इंसान हो। हाँ, मैं अंधी थी, मैं तुम्हें चुनकर अंधी थी और मैंने दूसरों की सलाह नहीं सुनी, और अब तुम्हें क्या समझाना है? अंजलि ने अपना चेहरा ढांक लिया और अनंत को हैरानी से घूरने लगी। अनंत मानो बदला हुआ सा हो गया था, बिल्कुल पागल। उसने अंजलि की कोई भी बात नहीं सुनी क्योंकि उसे फिर से धोखा खाने का डर था। अनंत ने अंजलि को दरवाजे से बाहर धकेल दिया, फिर इशारा करके कहा, बाहर निकलो, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना। मैंने तुम पर जो पैसे खर्च किए हैं उन्हें जल्द से जल्द मुझे लौटा दो, वरना तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओगे। अंजलि सचमुच घबरा गई थी। अनंत ने जो पैसे खर्च किए थे वे उसकी छुपी हुई बचत से भी ज्यादा थे। वह उन्हें कैसे चुकाएगी? वह आगे बढ़ी, अनंत को खींचकर वापस बुलाना चाहती थी, लेकिन अब अनंत अडिग था, उसे जमीन पर गिरा रहा था। अंजलि, ये सब बेकार की बातें मत करो, क्या तुम मेरी भावनाओं के लायक हो? अंजलि ने अपना सिर हिलाया। अनंत, मैं गलत थी भाई, वो मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं सचमुच तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम बच्चे नहीं चाहते? मान जाओ, मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूंगा और मनोरंजन जगत से संन्यास ले लूंगा, ठीक है? हालांकि अनंत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हे, क्या तुम अब भी बच्चे पैदा कर सकती हो? क्या तुम अब भी गर्भवती हो सकती हो? हमने इस पूरे समय सुरक्षा का उपयोग नहीं किया है, तो आपने कोई संकेत क्यों नहीं दिखाए हैं? ऑनलाइन सबूत पहले से ही दिखाते हैं कि आपको अब मां होने का अधिकार नहीं है। अंजलि, ये सब आपका अपना काम है। ये देखकर कि अनंत कोई दया नहीं दिखाना चाहता था, अंजलि सीधे जमीन पर बैठ गई। अनंत, आप मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि हम एक दूसरे को बर्बाद कर दें? मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे धमकाया गया है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए आप जो चाहें कर सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में आप मुझे मार सकते हैं। वैसे भी अब मेरे पास जीने के लिए कोई चेहरा नहीं है। अनंत वास्तव में मूर्ख नहीं था, उसने व्यंग्य किया, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे आपके द्वारा छिपाए गए धन के बारे में पता नहीं है? मैं तुम पर पैसे खर्च करने को तैयार था, लेकिन अब बात अलग है। अंजलि, भले ही तुम सारे पैसे वापस न कर सको, सामान बेचकर जो पैसे कमाए हो उसका मुआवजा तो तुम्हें मुझे देना ही होगा। अगर देने की हिम्मत नहीं हुई तो जेल में दिन काटोगे। अनंत ठान चुका था और कोई रहम नहीं दिखाने वाला था। आखिरकार उसे अंजलि का असली रंग दिख गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह अंजलि पर करोड़ों खर्च कर चुका था। अंजलि की बचत शायद ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ के आसपास थी, और वह भी नकली सामान बेचकर।
अंजलि को थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अनंत को फ़ोन मिलाने के लिए हाथ उठाते देख और हेलो क्या यह 110 है सुनकर उसने प्रतिक्रिया दी। अंजलि, उसने हिम्मत जुटाई और दौड़कर आई, पुलिस को मत बुलाना, मैं दे दूंगी, है ना। फ़ोन कट गया और अनंत अंजलि को घसीटकर घर के अंदर ले गया। अंजलि रोते हुए अपने एक बैंक कार्ड से अनंत को 70 लाख रुपए दे रही थी। मेरे पास बस इतना ही पैसा है, बाकी का मैं कुछ नहीं कर सकती। अनंत, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम सच में कुछ नहीं देना चाहते? अगर ऐसा है तो चलो एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, मैं तुम पर बलात्कार का मुकदमा कर दूंगी। अनंत के लिए 70 लाख रुपए मिलना पहले से ही दुर्लभ था। वह जानता था कि अंजलि के पास अभी भी कुछ बचत है, लेकिन उसे निकालना बेहद मुश्किल होगा। उसने गहरी सांस ली। अंजलि, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? मुझे बाकी पैसे नहीं चाहिए। अब मेरे घर से निकल जाओ। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अंजलि के आंसू तुरंत रुक गए। कहना होगा कि उसका अभिनय ऑस्कर जीत सकता था, लेकिन उसने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। वह जल्दी से उठी, ताली बजाई, अनंत को घूरा और फिर अनंत के छोटे से विला से चली गई। अंजलि के जाने के बाद अनंत की आंखें नम थीं और वह बड़ा आदमी अपना सिर ढंढकर फूट फूट कर रोया। अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। न केवल अंजलि की प्रतिष्ठा बर्बाद हुई, बल्कि वह अनंत भी प्रभावित हुआ। उसने कई निर्देशकों को बुलाया जिनके साथ उसने पहले काम करने का फैसला किया था, लेकिन वे अब उसे काम पर रखने को तैयार नहीं थे। उसे खुद को विनम्र करना पड़ा और केवल कम कीमत पर ही उन्होंने अनिच्छा से स्वीकार किया। अगर अनंत अपनी पुरानी लोकप्रियता वापस पाना चाहता था और पहले जैसा पैसा कमाना चाहता था, तो उसे विकसित होने में शायद कुछ समय लगेगा। यह उसके एक साधारण व्यक्ति होने की कीमत भी थी। मनोरंजन जगत में वापस आकर विकसित होना पहले से ही दुर्लभ था। अनंत उदास होकर सोफे पर बैठ गया और कागज और कलम निकालकर जल्दी जल्दी लिखने और चित्र बनाने लगा। ये सब खत्म करने के बाद अनंत भी शंघाई के लिए विमान में सवार हो गया। इट्स ऑल योर्स कंपनी पहुंचकर उसने लिफाफा रिसेप्शनिस्ट को थमा दिया और उदास होकर वहां से चला गया। दिवाकर ने उसे कई बार चेतावनी दी थी और यहां तक कि निर्देशक लियू, राहुल और अन्य लोगों ने भी उसे सलाह दी थी, लेकिन वह अंजलि के बहकावे में आ गया था, यह मानकर कि वह बदल गई है और यह सब उसकी गलती थी। अनंत, उसने अपनी सज़ा तो स्वीकार कर ली, लेकिन अपनी मूल स्थिति में लौटना उसके लिए पहले से ही मुश्किल था। सिर्फ 2 महीनों की घटनाओं ने अनंत को न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि भावनात्मक रूप से भी झकझोर दिया। वह एक छोटी सी गली में आया, उकड़ूं बैठ गया और सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। वह उससे सच्चा प्यार करता था। अनंत को आगे की कहानियों में नहीं दिखाया जाना चाहिए। मेरी किताब की पृष्ठभूमि में अनंत को एक अच्छा इंसान माना जाना चाहिए, लेकिन अच्छे इंसान अक्सर सबसे ज्यादा दुखद रूप से धोखा खाते हैं। जब वह अंजलि पर इतना मोहित हो गया था, तो उसका अंत पहले ही तय हो चुका था। बेवकूफ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता। अंजलि बड़बड़ाती हुई सड़क पर चली गई। अनंत, उस निकम्मे आदमी ने आखिर मुझसे पैसे भी मांग लिए। मैं उसे पसंद करने के लिए अंधी ही रही होगी। अच्छा हुआ कि मैं समझदार थी और कुछ पैसे बचा लिए। जब वह अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटी तो अंजलि को सब कुछ नापसंद लगा, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 5 लाख से भी कम पैसे बचे थे। अगर कोई आम आदमी उसे ब्याज कमाने के लिए बैंक में जमा करे तो वह जिंदगी भर के लिए काफ़ी होगा, रोजाना सैकड़ों युआन ब्याज के साथ। लेकिन क्या अंजलि संतुष्ट इंसान थी? वह तैयार नहीं थी। दिवाकर सब कुछ सहकर कैसे बच निकला, और इस बार इस कांड के लिए मैनेजर वांग ने उसे बुरी तरह डांटा भी। जरा सोचिए, वह निकम्मा अनंत भी विला में कैसे रह सकता है, अंजलि क्यों नहीं ले सकती? अब उसकी हैसियत एक बदनाम कलाकार जैसी हो गई थी। लगभग कोई भी उसे अभिनय के लिए रखने की हिम्मत नहीं करता था। प्रतिबंध हटाकर ही वह मनोरंजन जगत में फिर से प्रवेश कर सकती थी, वरना लाइव स्ट्रीम शुरू करना भी मुश्किल होता। सोच विचार के बाद अंजलि ने मैनेजर वांग को फ़ोन किया। इस बीच मैनेजर वांग के शरीर पर चोटें और सूजन थी। कुछ समय पहले ही अपनी कर्कश पत्नी से उन्हें बर्फ और आग जैसा व्यवहार सहना पड़ा था। मैनेजर वांग की यह हालत अंजलि और दिवाकर की वजह से ही हुई थी। अगर दिवाकर ने इसका खुलासा न किया होता तो सब ठीक होता, लेकिन दिवाकर ने बहुत ज़्यादा जानकारी उजागर कर दी। शुक्र है मैनेजर वांग वाकपटु थे और चूंकि वीडियो गर्भपात के बारे में था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था और सिर्फ अंजलि के बहकावे में आने की वजह से ही वे एक बुरे अंजाम से बच गए। अंजलि का फ़ोन देखकर मैनेजर वांग ने आंखें सिकोड़ लीं। मैनेजर वांग, अब मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। अनंत अब मुझे नहीं चाहता, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। अब से मैं आपकी बात मानूंगा, आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। मैनेजर वांग, जो लगभग गुस्सा होने ही वाले थे, इन शब्दों पर ही रुंध गए।
पहले वाली हिंसक महिला के बारे में सोचते हुए और फिर इस समय अंजलि के मीठे शब्दों और आज्ञाकारी व्यवहार को देखते हुए मैनेजर वांग ने अपना गुस्सा दबाया। तुमने कहा था अंजलि, आज रात देहुन लग्जरी होटल जाओ, एक कमरा बुक करो और मेरा इंतजार करो। तुम मेरी पसंद जानती हो। आज तुम्हारी इस गड़बड़ी की वजह से मुझे बुरी तरह पीटा गया और कंपनी मीटिंग में मेरी कड़ी आलोचना हुई। अगर तुम एंटरटेनमेंट सर्कल में वापस लौटना चाहती हो तो तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सब कुछ आज रात तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अनंत की तुलना में अंजलि असल में मैनेजर वांग के साथ रहने को ज्यादा इच्छुक थी क्योंकि उसके पास संसाधन थे। मैं समझती हूँ मैनेजर वांग, अनंत और मेरे बीच असल में कुछ नहीं चल रहा था। ऑनलाइन उजागर हुई कई बातें सच नहीं हैं। अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं दिवाकर को बिल्कुल भी नहीं हटा सकती। हालांकि मैनेजर वांग ने ठंडी आवाज में कहा, जब तक तुम मेरी बात मानोगे तुम्हें स्वाभाविक रूप से कोई और परेशानी नहीं होगी। जहां तक दिवाकर की बात है मैं उससे निपट लूंगा। अंजलि ने गुनगुनाया और फोन रख दिया। मैनेजर वांग के विकृत व्यवहार के बारे में सोचते हुए वह बस अपने औजार तैयार कर सकती थी और अपने कपड़े बदल सकती थी। उसने मन ही मन मैनेजर वांग को कोसा, लेकिन एंटरटेनमेंट सर्कल में लौटने की उसकी उम्मीद सिर्फ उसी पर टिकी थी। मैनेजर वांग ने अपनी सूजी हुई आंखें रगड़ी, फिर कंपनी के अन्य 6 कलाकारों द्वारा दिवाकर की निंदा करने की प्रगति के बारे में पूछताछ करने लगे। इस समय कई ट्रेंडिंग सर्च तेजी से ट्विटर सूची में चढ़ गए। मोनरो, दिवाकर एक बदमाश है। जब हम सीपी का नाटक कर रहे थे तो वह हाथापाई कर रहा था। मिंग युआन, दिवाकर एक बदमाश है। वह मुझे एक होटल में ले गया। 6 हस्तियों ने पूरी तरह से बेशर्मी से कई बड़े घोटालों को उजागर किया। नेटिजन्स गपशप का आनंद ले रहे थे, लेकिन दिवाकर के ट्विटर ने इस समय एक अपडेट पोस्ट किया। अपडेट के ऊपर कोई पाठ नहीं था, लेकिन 6 अदालती मुकदमे के अनुबंध थे। दिवाकर ने एक साथ हुआशिंग मीडिया की 6 महिला कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। बस इतना ही नहीं था, दिवाकर ने अपने वैकल्पिक खाते एंटरटेनमेंट जोबापी को भी टैग किया। बड़ी संख्या में गपशप प्रेमी नेटिजन्स ने दिवाकर के ट्विटर को एंटरटेनमेंट जोबापी खाते पर फॉलो किया। मोनरो एक बार लिटिल जापान में अत्यधिक खुलासा करने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते थे और यहां तक कि एक्शन सीरीज की छोटी फिल्में भी फिल्माते थे। तस्वीरें तस्वीरें तस्वीरें। जब गपशप प्रेमी नेटिजन्स ने मोनरो के चारों ओर 4 नग्न काले पुरुषों को देखा जिन्होंने खुलासा करने वाले कपड़े पहने थे तो वे लार टपकाते थे। दिवाकर, क्या हम अभी भी दोस्त हैं? बाकी के बारे में क्या? दिवाकर स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे कि यह उनका वैकल्पिक खाता था और इन तस्वीरों का स्रोत समझाया नहीं जा सका। हे भगवान, क्या मोनरो एक शुद्ध महिला आइडल नहीं है? जब यह विस्फोटक तस्वीर ली गई थी तब उसकी उम्र कितनी थी? वह बहुत जंगली खेल रही थी। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। मेरे आइडल का घर फिर से ढह गया है। हे भगवान, मैंने लिटिल जापान का वह वैरायटी शो देखा है। यह एक पेड प्रोग्राम है और वे वहाँ जो करते हैं वह आपकी सोच से कहीं ज़्यादा जंगली है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मोनरो इस तरह का व्यक्ति होगा। ये गपशप बहुत अच्छी है। दिवाकर, अधिक तस्वीरें या यहाँ तक कि वीडियो भी पोस्ट करें। चुपके से उन्हें मुझे भेजें, मैं उन्हें लीक नहीं करने का वादा करता हूँ। मिंग युआन की मेडिकल रिपोर्ट। जो लोग उसके साथ संबंध रखते हैं वे चेकअप के लिए अस्पताल जल्दी जाएं। मिंग युआन एक एड्स रोगी है जो सिफिलिस से भी पीड़ित है। उसके होटल चेक इन रिकॉर्ड भी साल में 700 से अधिक बार पहुंच गए। हे भगवान, एक और बड़ा घोटाला। यह मिंग युआन वास्तव में अपने नाम को सही ठहराता है। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग संक्रमित हैं। पपराजी कहाँ हैं? क्या आप लोग कुछ काम कर सकते हैं? आपको इतने बड़े घोटाले के बारे में पता नहीं है। जल्दी करो और हुआशिंग मीडिया को देखो कि कौन चेकअप के लिए अस्पताल भागता है। हा, मैं हंस रहा हूँ। बैठे और गपशप की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं आज बहुत भरा हुआ हूँ। दिवाकर के वैकल्पिक खाते ने लगातार 6 ट्विटर अपडेट पोस्ट किए। इन 6 ट्विटर अपडेट ने भी तुरंत 6 अफवाह फैलाने वाले ट्विटर अपडेट का पालन किया, सीधे ट्रेंडिंग विषयों पर शूटिंग की। दिवाकर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने उन पर अपने नुकीले दांत दिखाने की हिम्मत की। चूंकि उन्होंने दिवाकर को उकसाने की हिम्मत की, इसलिए उन्हें दिवाकर को उकसाने के परिणाम भुगतने पड़े। म्याओ अभी भी अपने नए घर से थोड़ी अनभिज्ञ थी और दिवाकर से चिपकी रही। पूजा द्वारा लाया गया क्रीम केक भी उसे लुभा नहीं सका। उसे डर था कि दिवाकर उसके पास से गायब हो जाएगा, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से व्यवहार कर रही थी। ये जानते हुए कि दिवाकर व्यस्त था, वह चुप रही और आज्ञाकारी रूप से उसके पास रही। दिवाकर ने उसे उठाया और दूसरे कमरों की ओर इशारा किया। म्याओ, क्या तुमने चुन लिया है कि तुम कौन सा कमरा चाहती हो? म्याओ ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। पिताजी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से वह पूजा और दिवाकर के साथ सो रही थी और उसे धीरे धीरे आदत हो गई थी। लेकिन दिवाकर दृढ़ था।
उसने आगे बढ़कर यू म्याओ म्याओ की नाक पर थपथपाया। ऐसा नहीं चलेगा, म्याओ म्याओ अब बड़ी लड़की है और बड़ी लड़कियों को अकेले रहना चाहिए, अन्यथा ये शर्मनाक है। यू म्याओ म्याओ ने दिवाकर की बात सुनकर अपनी आंखें घुमाईं। यू म्याओ म्याओ के विचार, उसके असली माता पिता भी ऐसे ही थे, उसे एक छोटा सा कमरा देते थे। फिर रात में वे चुपके से खेल खेलते थे। कभी कभी डैडी मम्मी को बुरी तरह पीटते भी थे और वह लगातार दया की भीख मांगती रहती थी। यू म्याओ म्याओ पहले तो उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन जब अगले दिन उसे पता चला कि उसके माता पिता अब भी उससे प्यार करते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं, तो उसने ये राज अपने दिल में ही रखा। इस समय दिवाकर की बातों का सामना करते हुए यू म्याओ म्याओ फिर भी खुद को रोक नहीं पाए और उत्सुकता से पूछ बैठी, डैडी, क्या आप मम्मी को फिर से मारेंगे? क्या आप थोड़ा नर्म हो सकते हैं? कुछ दिन पहले मैंने मम्मी को रोते और दया की भीख मांगते सुना था। पूजा, जो पास में ही दिवाकर के कपड़े व्यवस्थित कर रही थी, ये सुनकर रेंगने के लिए कोई छेद ढूंढना चाहती थी। दूसरी ओर दीपिका पूजा को बड़े ध्यान से देख रही थी। ट्विटर पर मची हलचल पहले ही सबकी उम्मीदों से बढ़कर हो चुकी थी। बॉस वांग को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके कलाकारों के इतने सारे स्कैंडल होंगे, लेकिन इस वक्त उन्होंने ऑनलाइन खबरों को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उनके पास समय ही नहीं था। जहां तक उनके फ़ोन की बात है तो उन्होंने उसे साइलेंट कर दिया था ताकि कोई उन्हें परेशान न कर सके। वह अंजलि के अपने आगोश में लौटने का पूरा आनंद लेना चाहते थे। बॉस वांग एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने कई तूफानों का सामना किया था, लेकिन इतनी सारी औरतों के बीच अंजलि ही थी जो उन्हें सबसे ज़्यादा संतुष्ट करती थी। घर की शेरनी और आज उससे मिले गुस्से के बारे में सोचकर उन्होंने अपना सारा गुस्सा अंजलि पर उतार दिया। अंजलि चुप रही, सब कुछ सहती रही, क्योंकि अब अगर उसे मनोरंजन जगत में वापसी करनी है तो वह सिर्फ सामने वाले आदमी पर ही निर्भर रह सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस जोड़े के निजी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि छिपना चाहती थी, लेकिन बॉस वांग दरवाजे पर गए और जब उन्होंने बाहर एक बदतमीज बूढ़े आदमी को देखा तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। उसने कमरे में अंजलि को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उस आदमी को अंदर बुला लिया। वह बूढ़ा आदमी डायरेक्टर सन था, जिसका जिक्र बॉस वांग ने पहले किया था। डायरेक्टर सन की नज़र कमरे में घूमी और जब उसने अंजलि को एक तरफ घुटनों के बल बैठा देखा तो उसकी पुतलियां चमक उठीं, उसकी आंखें हट ही नहीं रही थीं और उसने उत्साह से अपने हाथ मलते हुए कुछ उपकरण निकाले। हालांकि बॉस वांग ने हंसते हुए कहा, डायरेक्टर सन यहाँ हैं। अंजलि बहुत देर से आपके बारे में बात कर रही थी और आपके बारे में सोच रही थी। ये कहते हुए उसने फिर अंजलि की तरफ देखा और आज्ञाकारी स्वर में कहा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? आओ और डायरेक्टर सन का अभिवादन करो। डायरेक्टर सन के चेहरे को देखकर और फिर बॉस वांग को, जिन्होंने अभी अभी अपना काम खत्म किया था और अपनी पैंट ऊपर खींची थी, उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे थे, अंजलि की आंखों में नफरत की एक चमक उभरी। लेकिन वह जल्दी ही दब गई और वह अनिच्छा से डायरेक्टर सन के पास गई। डायरेक्टर सन ने संतुष्टि से अंजलि को थपथपाया, उनकी लार लगभग उस पर टपक रही थी। फिर भी उसने कोई घृणा दिखाने की हिम्मत नहीं की। जब निर्देशक सन ने कई कैमरे निकालकर उन्हें सेट करते देखा तो अंजलि घबरा गई, लेकिन उसने बचने की हिम्मत नहीं जुटाई। न जाने कितनी देर बाद अंजलि झुंझलाकर खुद को साफ करने के लिए बाथरूम में चली गई। निर्देशक सन ने अंजलि को, जो उतनी ही अनुभवी थी, बहुत कुछ नया ज्ञान सिखाया था। हालांकि निर्देशक सन भी उदार थे। जाने से पहले उन्होंने अंजलि को 500,000 युआन ट्रांसफ़र कर दिए। अंजलि ने मन ही मन सोचा कि यह तो कुत्ते के काटने जैसा है और उसने खुशी खुशी पैसे स्वीकार कर लिए और उसे प्यार से भाई सन कहकर पुकारा। मनोरंजन उद्योग की हकीकत अंजलि के अनुभव से ज़्यादा बेहतर नहीं है और यह इससे भी ज़्यादा अराजक है। उदाहरण के लिए अमेरिकी पिट्ठुओं के मनोरंजन उद्योग को ही लीजिए। कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ चुकी है। वे हस्तियां आज भी मंच पर कुछ नया लेकर आती हैं, जिनमें से कई तो बस इन दिग्गज कंपनियों के युवा आकाओं की खांसी होती हैं, और कुछ को तो पूरे परिवार की सेवा भी करनी पड़ती है। अंजलि की ये दुर्दशा दया के लायक नहीं है, ये सब उसके अपने काम हैं। बेशक उसका अंत अभी पूरा नहीं हुआ है। बॉस वांग ने अपना मज़ा खत्म किया और जाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फ़ोन उठाया, उन्हें विस्फोटक खबरें और मिस्ड कॉल्स दिखाई दी। जैसे ही वह उसे अनम्यूट करने वाले थे, उनका फ़ोन फिर से बज उठा। हुआशिंग मीडिया के चेयरमैन का इनकमिंग कॉल। बॉस वांग ने अपराधबोध से भरे मन से फ़ोन उठाया और चेयरमैन की डांट तुरंत सुनाई दी, अगर काम नहीं कर सकते तो चले जाओ, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत मत करना। आज से हमारे हुआशिंग मीडिया से तुम्हारा कोई नाता नहीं है और जहां तक तुम्हारे शेयरों की बात है, मैं उन्हें लेने के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। जहां तक मोनरो के 6 कलाकारों की बात है, तुम खुद ही उनसे निपट लो। चेयरमैन की बात खत्म होते ही उन्होंने फ़ोन रख दिया। इस घटना के असर से हुआशिंग मीडिया के शेयर की कीमत गिर गई। बॉस वांग बोर्ड मीटिंग में नहीं आए, इसलिए उनके शेयर वापस लेने और उन्हें पद से हटाने के लिए वोटिंग हुई।
बॉस वांग अपने फोन को घूरते रहे, सोच रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, घर की शेरनी का एक और फोन आ गया। उन्हें फिर से डांट पड़ी और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो तलाक चाहती हैं, क्योंकि अभी अभी उनकी और अंजलि की, यहाँ तक कि निर्देशक सन की भी तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई थीं। ये भी एक खगोल विज्ञान प्रेमी की बदौलत ही संभव हुआ, जिसने संयोग से इसे देखा। पपराजी ने तुरंत इस खबर को ट्रेंडिंग टॉपिक में सबसे ऊपर पहुंचा दिया और अब अंजलि पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। ट्विटर पर अंजलि, दिवाकर और अन्य लोगों का जिक्र होता ही था, जो तुरंत वायरल हो जाता था, और यह बात बॉस वान की पत्नी ने भी देखी। डांट खाने के बाद बॉस वान को अपनी बात समझाने का भी समय नहीं मिला और कॉल कट गई, और उसी समय उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक के कागजात भेज दिए। जहां तक अंजलि की बात है तो पूरे इंटरनेट पर उनकी निंदा हो रही थी, उन्हें बेशर्म कहा जा रहा था। बेशक कुछ पुराने बिगड़ेल लोग भी वीडियो मांग रहे थे। निर्देशक सुन पहले से ही ऐसी बदनाम खबरों के आदी थे, और जब उन्होंने ऐसी खबरें देखीं तो उन्हें थोड़ी खुशी भी हुई। वह अपने फ़ोन में सेव अंजलि का फ़ोन नंबर देखकर जनता की राय को सक्रिय रूप से निर्देशित करना चाहते थे। शायद अंजलि उनके लिए पैसे का स्रोत बन जाए, कौन जाने। देर रात तक मनोरंजन उद्योग थोड़ा शांत नहीं हुआ था। अंजलि ने मनोरंजन उद्योग में इन मामलों से पूरी तरह हार मान ली थी। जब उसने बॉस वान का फ़ोन फिर से लगाया तो वह हमेशा व्यस्त था। हालांकि मनोरंजन उद्योग की यादें होती हैं, लेकिन ये यादें समय के साथ धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। दिवाकर हर दिन बहुत आराम से जीवन जी रहा था। अपने बच्चे को खुश करने के अलावा वह अपनी महिलाओं के साथ समय बिताता था। बाकी समय वह उन 2 राष्ट्रीय स्तर के मोबाइल गेम्स को रिलीज करने की योजना बना रहा था। अगर मनोरंजन उद्योग पैसे बटोरने जैसा था तो गेमिंग बोरियों में पैसे इकट्ठा करने जैसा था, खासकर जब दिवाकर के हाथों में 2 किंग बम थे। इस आधे महीने के दौरान दिवाकर ने कंपनी का कई बार दौरा किया और पाया कि कंपनी का सारा मुनाफा उपकरणों में निवेश कर दिया गया था। उसे राहत मिली क्योंकि इन 2 राष्ट्रीय स्तर के खेलों की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आना तय था, और उसे चिंता थी कि सब पर्याप्त नहीं होंगे। यू म्याओ म्याओ को भी यहाँ की जिंदगी की आदत हो गई थी। उसके पिता और माँ दोनों बहुत प्यार करते थे। हर दिन वह अपने पिता के हाथों का प्यार भरा नाश्ता खा सकती थी और अपनी माँ द्वारा खरीदे गए महंगे आलीशान कपड़े पहन सकती थी। यू म्याओ म्याओ की खिलखिलाती हंसी हमेशा विला में गूंजती रहती थी। सुबह सुबह दिवाकर ने कमर कस ली और पूजा को अपनी बाहों में गहरी नींद में सोते हुए देखा। दिवाकर ने कपड़े पहने और सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए दबे पांव चला गया। आज दिवाकर के पास करने के लिए कुछ काम थे। कल रात सिमरन ने फ़ोन करके बताया कि डाइंग टू सर्वाइव की शूटिंग पूरी हो गई है और दिवाकर को ये देखना है कि क्या वह फुटेज से संतुष्ट है, और अगर नहीं तो दोबारा शूटिंग करनी होगी। नाश्ते के बाद यू म्याओ म्याओ ने अपना छोटा सा मुंह बनाया, दिवाकर का हाथ खींचा और उसे जाने नहीं दिया। पापा, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। लेकिन आज का काम तो उबाऊ होना ही था। दिवाकर को फिल्म कई बार देखनी थी और बताना था कि उसे क्या पसंद नहीं आया। वह नीचे झुका और म्याओ म्याओ का सिर सहलाया। म्याओ म्याओ, ठीक रहो। पापा को अभी काम पर जाना है और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाऊँगा। बच्ची की नज़रें इधर उधर घूम गईं। जब तक वह पापा के साथ बिगड़ी रहेगी, पापा उसे खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। उसने खुशी से हाँ का इशारा किया, फिर पूजा की तरफ दौड़ी, पूजा के कपड़े खींचते हुए। मम्मी, मुझे पार्क में पिल्लों को देखने जाना है। दिवाकर ने आखिरकार राहत की सांस ली और डाइंग टू सर्वाइव के सेट की तरफ चल पड़ा। जब राहुल ने दिवाकर को आते देखा तो उसने सुप्रिया को दिवाकर के पास खींच लिया और चिढ़ाते हुए हंसते हुए कहा, ओह, ये हमारा बड़ा स्टार नहीं है दिवाकर। क्या तुम इन दिनों इतना मजे कर रहे हो कि घर लौटना ही भूल गए हो? अपने शांत आश्रय में छिपे हो और बाहर नहीं निकल रहे हो? क्या तुमने ऑनलाइन चेक नहीं किया? तुम्हारे फैंस तो बेचैनी से मर ही रहे हैं और तुमने तो अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। दिवाकर ने लापरवाही से राहुल की छाती पर एक हल्का सा मुक्का मारा। लगता है मुझे अपनी भाभी के लिए अभी और काम भी करना है। तुम दोनों के लिए एक साथ फिल्म और हनीमून का इंतजाम करना है। क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? अपने उपकारकर्ता से ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काव्या के पास अभी भी कुछ तरकीबें बाकी थीं। राहुल और सुप्रिया के रिश्ते के बारे में जानने के बाद उसने सक्रिय रूप से सुप्रिया को मनाने की कोशिश की। अब इट्स ऑल योर्स कंपनी की पेशेवर होस्ट सुप्रिया है। सुप्रिया के लिए फिल्म सम्राट फैंग ने निष्ठा की प्रतिज्ञा के रूप में अपने निजी मनोरंजन स्टूडियो को भी भंग कर दिया और इट्स ऑल योर्स कंपनी में शामिल हो गए। इससे इट्स ऑल योर्स कंपनी की रैंकिंग भी 2 स्थान ऊपर उठ गई, क्योंकि अब उसके पास एक सम्मानजनक फिल्म सम्राट था। दिवाकर के चिढ़ाने पर सुप्रिया के गाल और भी लाल हो गए। इट्स ऑल योर्स कंपनी में शामिल होने के बाद से आवश्यक मेजबानी के कर्तव्यों को छोड़कर उसे शायद ही कभी व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए कहा गया था।
अधिकांश समय वह राहुल के फिल्म क्रू के साथ रहकर बिना काम किए ही पैसे कमा रही थी। राहुल स्वाभाविक रूप से आभारी था। राहुल ने आंखें घुमाई, हाथ बढ़ाया और दिवाकर के कंधे पर हाथ रखा। भैया, क्या इतना काफ़ी नहीं कि मैं मान लूं कि मैं गलत था? अपनी भाभी को कोई काम मत देना। मैंने अभी तक तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई। तुम्हें तोहफों की और तैयारी करनी होगी। दिवाकर थोड़ा हैरान हुआ। अगर तोहफे की ज़रूरत थी तो यह अच्छी खबर थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, फैंगे, उस हसीना का दिल जीतने के लिए बधाई। तुम शादी कब करने वाले हो? राहुल और सुप्रिया ने अपनी शादी का पंजीकरण तो करा लिया था, लेकिन उन्होंने कोई भव्य समारोह नहीं रखा था क्योंकि दोनों के पास समय नहीं था। राहुल जो खुशखबरी सुनाना चाहता था वो ये नहीं थी। दिवाकर के गंभीर चेहरे को देखकर राहुल गर्व से बोला, तो फिर तुम्हें 2 लाल लिफाफे तैयार करने होंगे भैया। इस मामले में तुम अपने बड़े भाई की बराबरी नहीं कर सकते। मैं बाप बनने वाला हूँ। राहुल बोलते हुए पिता के प्यार से सुप्रिया के पेट की तरफ देखने लगा और दिवाकर तुरंत समझ गया, लेकिन उसने बड़ी बेरुखी से कहा, तो फिर तुम अब भी मेरे साथ दिखावा करने की हिम्मत कर रहे हो? मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी भाभी का शेड्यूल पूरा कर दूंगा। मैं हाल ही में एक वैरायटी शो प्लान कर रहा हूं और बस एक होस्ट ढूंढ रहा हूं। राहुल ने जल्दी से हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं नहीं भैया, तुम्हारे बड़े भाई तुमसे विनती कर रहे हैं। तुम्हारी भाभी पर ज्यादा काम का बोझ नहीं डाला जा सकता। दिवाकर ने नाक भान सिकुड़ी और राहुल के साथ फिल्म क्रू में घुस गया। दिवाकर को देखते ही सिमरन भी दौड़कर आए और खुशी से बोली, दिवाकर, तुम आखिरकार आ ही गए। आओ और देखो कि क्या तुम फिल्म से संतुष्ट हो। दिवाकर ने सिर हिलाया। निर्देशक लियू के प्रति अपने ऋण के कारण दिवाकर ने थोड़ी नरमी बरतने का विचार किया था, लेकिन जब उन्होंने रॉ फुटेज देखी तो सिमरन की क्षमता और प्रतिभा देखकर दंग रह गए। पूरी फिल्म ने उस दुनिया की फिल्म को पूरी तरह से फिर से रचा, यहाँ तक कि उससे भी बेहतर। ये राहुल के अभिनय और अन्य स्टाफ सदस्यों के मौन योगदान का भी परिणाम था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात सिमरन का स्क्रिप्ट का अथक अध्ययन था। जब भी वह किसी चीज़ से असंतुष्ट होती तो अपने गुरु से सलाह लेती। आर्ट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसरों ने भी बहुत मदद की। एक बार देखने के बाद दिवाकर ने तुरंत निर्णय लिया, संतुष्ट, मैं इससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो सकता। सिमरन ने राहत की सांस ली। हालांकि यह उसका पहला काम था, उसने इसमें जी जान से जुटी थी, इस डर से कि दिवाकर कोई कमी निकालेगा। दिवाकर की संतुष्टि सुनकर सिमरन ने हाथ उठाकर खुशी से कहा, ओह, आखिरकार फिल्म पूरी हो गई। फिर उसने दिवाकर की तरफ देखा और एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, बॉस यू, फिल्म पूरी हो गई, क्या हमारी कंपनी को भी इसकी सराहना नहीं करनी चाहिए? पूरी फिल्म टीम में इट्स ऑल योर्स कंपनी के कर्मचारी या कलाकार शामिल थे। हालांकि दिवाकर पैसों का लालची था, उसने इन लोगों की मेहनत भी देखी। सभी को कड़ी मेहनत करवाने के लिए उसे पर्याप्त पैसा देना जरूरी था। उसने तुरंत काव्या को बुलाया और उसे फिल्म टीम के लिए 50 लाख नकद लाने को कहा। मैं पैसे देना चाहता हूं। काव्या इस खबर से हैरान थी। दिवाकर वास्तव में पैसे खर्च करने को तैयार था। ऐसा लग रहा था कि वह फिल्म से बहुत संतुष्ट था और काव्या को दिवाकर की दूरदर्शिता और प्रतिभा पर भी भरोसा था। उसने तुरंत डोंग युहान से बैंक से 50 लाख नकद निकलवाए। 1 घंटे इंतजार करने के बाद दिवाकर ने अभिनेताओं से बातचीत की, जिनमें से कई जानबूझकर दिवाकर को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिवाकर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। स्वाभाविक रूप से इन लोगों की अपनी विकास योजनाएं थीं और अगर उपयुक्त भूमिकाएं होती तो दिवाकर निश्चित रूप से इट्स ऑल योर्स कंपनी के कलाकारों को चुनने को प्राथमिकता देते, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब डोंग युहान भारी मात्रा में नकदी के साथ फिल्म क्रू में प्रकट हुआ तब पूरी क्रू में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। फिर दिवाकर ने पैसे को अलग अलग आकार के कई हिस्सों में बांटा और वहीं खड़े होकर उदारतापूर्वक नकदी बांट दी। सिमरन को सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक रूप से 500,000 मिले। उसके बाद राहुल था, जिसे भी 500,000 नकद मिले। यहाँ तक कि सुप्रिया, जो एक अस्थायी अतिथि अभिनेत्री थी, को भी 100,000 मिले। हर कोई खुशी से झूम रहा था और कुछ विश्वविद्यालय के छात्र, जिन्होंने अभी अभी स्नातक किया था, लगातार महाप्रबंधक यू चिल्ला रहे थे। हंसी और खुशी के बीच दिवाकर का फोन अचानक बज उठा। जब उसने फोन उठाया तो काव्या की आवाज आई, थोड़ी कर्कश और थोड़ी रोती हुई हंसी के साथ, दिवाकर, ये बुरा है, मेरे दादाजी गिर गए, बू हू हू। ये पहली बार था जब काव्या ने दिवाकर के सामने अपनी कमजोरी दिखाई थी। दिवाकर तुरंत उठ खड़ा हुआ और बेचैनी से पूछा, तुम अभी कहाँ हो? तुम्हारे दादाजी किस अस्पताल में हैं? फोन रखने के बाद दिवाकर ने सिमरन का अभिवादन किया, तुम्हारे आगे के सारे खर्च कंपनी देगी। बाहर जाकर मजे करो, मुझे यहाँ कुछ काम निपटाने हैं। वह चलते चलते बोला। काव्या की स्पोर्ट्स कार स्टॉर्ट की और काव्या द्वारा बताए गए पते पर पहुंच गया। होहोट फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचकर आईसीयू का पता पूछने के बाद वह वहां के उच्च स्तरीय वार्ड में गया।
काव्या आईसीयू के बाहर बैठी खिड़की से अपने दादाजी को देख रही थी, जो चिकित्सा उपकरणों से लदे हुए थे। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसके बगल में क्यूई वानशेंग और उसका बेटा थे। उनमें से कुछ लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन जब दिवाकर दिखाई दिए तो क्यूई हेंग अचानक उठ खड़े हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी मेरे परिवार की संपत्ति में हिस्सा चाहिए? मैं तुम्हें बता रहा हूँ दिवाकर, तुम किसी लायक नहीं हो। तुम सपने देख रहे हो, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। पहले से ही कुछ हद तक व्याकुल काव्या दिवाकर को देखकर अब भी आंसू बहा रही थी। उसने हाथ उठाया और क्यूई हेंग के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। चुप रहो। क्यूई हेंग बहुत हैरान हुआ और काव्या के माता पिता ने जल्दी से अपने बेटे को अपने पास खींच लिया। वे गुस्से में काव्या को भड़काने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दिवाकर के चिंतित चेहरे पर भी गुस्से के भाव दिखाई दिए, लेकिन काव्या रोते हुए उसकी ओर दौड़ी, खुद को उसकी बाहों में फेंकते हुए। बूहू, दिवाकर, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। मेरे दादाजी गंभीर रूप से बीमार हैं, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दिवाकर की नज़र ठंडी निगाहों से क्यूई हेंग की ओर गई, फिर दूर देखने के बाद नर्म पड़ गई। काव्या को नाशपाती के फूल की तरह रोते देखकर उसने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। दादाजी एक अच्छे इंसान हैं और सौभाग्य उनके पास आएगा। कुछ नहीं होगा, मेरे यहाँ होने से तुम निश्चिंत हो सकती हो। पता नहीं क्यों दिवाकर की बातों से काव्या को राहत मिली, क्योंकि उसने हमेशा अपने वादे पूरे किए थे। उसने दिवाकर के कंधे पर सिर टिका दिया और दिवाकर ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। थप्पड़ खाए क्यूई हेंग का स्वभाव अभी भी थोड़ा अड़ियल था, लेकिन उसे क्या पता था कि काव्या की जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, एक उसके दादाजी और दूसरे दिवाकर। अब जबकि उसके दादाजी गंभीर रूप से बीमार हैं, वह दिवाकर को तंग नहीं होने देगी। जहां तक उसके माता पिता की बात है, काव्या ने उनसे बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था। उसने अपने माता पिता को अपने छोटे भाई के साथ रहने का मौका देकर भी उनकी भरपाई कर दी थी। अगर वे और ज्यादा जोर लगाते तो काव्या उनके खिलाफ हो जाती। थप्पड़ से अपमानित महसूस कर रहे क्यूई हेंग ने अपने माता पिता की लाख कोशिशों के बावजूद खुद को छुड़ाया और दिवाकर की ओर दौड़ा। दिवाकर, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, निकल जाओ। क्यूई हेंग वास्तव में अपना सबक नहीं सीखता है। दिवाकर ने मुड़कर उसकी ओर देखा और क्यूई हेंग को घूरने लगा, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही काव्या उसे रोकने वाली थी, उसने देखा कि दिवाकर ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और क्यूई हेंग के लात मारते पैर को अपनी हथेली में पकड़ लिया। दिवाकर की वर्तमान 4 आयामी विशेषताओं के साथ, जो 90 से अधिक अंक थे, क्यूई हेंग से निपटना अविश्वसनीय रूप से आसान था। उसने जोर से धक्का दिया और क्यूई हेंग पीछे की ओर उड़ गया, सीधे दीवार से टकरा गया। काव्या के माता पिता काव्या से डरते थे, लेकिन दिवाकर से नहीं। उन्होंने दिवाकर की ओर इशारा किया और पूछा, तुम कौन हो? मेरे बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह एक अस्पताल है और हमारा क्यूई परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। बाहर निकलो। काव्या तुरंत दिवाकर के सामने खड़ी हो गई। दादाजी के परिवार का होने का दावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब दादाजी गंभीर रूप से बीमार हुए तो सबसे पहले तुमने उनकी वसीयत और विरासत के बारे में सोचा। क्या तुम इसके लायक भी हो? अगर किसी को बाहर जाना चाहिए तो वह तुम हो। गहन चिकित्सा इकाई के बाहर झगड़े ने तुरंत एक नर्स को जांच करने के लिए बाहर बुलाया। तुम क्या कर रहे हो? ये गहन चिकित्सा इकाई है। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा अपना घर है? चुप हो जाओ। हालांकि क्यूई हेंग नर्स पर चिल्लाया, बाहर जाओ। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं? तुम्हारी चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? अक्षम क्यूई हेंग ने नर्स पर अपना गुस्सा निकाला, जो आंसू बहाने के कगार पर थी। तभी गहन चिकित्सा इकाई का दरवाजा खुला और डॉक्टर अपना मुखौटा उतारते हुए बाहर आए और पूछा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? यह एक अस्पताल है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो कृपया हमारे अस्पताल से चले जाओ, वरना मैं सुरक्षा बुलाऊंगा। जैसे ही डॉक्टर बाहर गए, परिवार के सदस्य भी शांत हो गए। डॉक्टर ने उन्हें चुप देखकर अधीरता से पूछा, दादाजी क्यूई के परिवार का सदस्य कौन है? दादाजी अब जाग गए हैं और काव्या को देखना चाहते हैं। काव्या तुरंत सीधी हो गई, डॉक्टर, मैं हूं। हालांकि क्यूई हेंग दौड़कर आया, डॉक्टर, मैं उनका पोता हूं, मैं भी अंदर जाना चाहता हूं। उसके पिता भी पास आए, लेकिन डॉक्टर ने अपना सिर हिला दिया। दादाजी ने कहा कि वह केवल काव्या को देखना चाहते हैं। किसी और को अंदर आने का अधिकार नहीं है और आपको मरीज के आराम में खलल नहीं डालना चाहिए। दिवाकर ने काव्या के कंधे पर थपथपाया, आप आगे बढ़ें, मैं यहीं इंतजार करूंगा। काव्या ने सिर हिलाया और तुरंत वार्ड में भाग गई, जबकि डॉक्टर और नर्स दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे। इस समय क्यूई वानशेंग और क्यूई हेंग ने अब और कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। दादाजी की बेत से उन्हें कई बार झेलने पड़े थे और अब चूंकि दादाजी जाग चुके थे, इसलिए उनके लिए उनसे निपटना आसान होगा। जहां तक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की बात थी, उन्होंने उसे पूरी तरह से निगल लिया।
हालांकि काव्या के जाने के बाद क्यूई वानशेंग और क्यूई हेंग ने दिवाकर की ओर ध्यान दिया। बेटे, मैं काव्या का पिता हूं। तुम मुझे नमस्ते भी नहीं करते। क्या तुम मेरी काव्या के साथ रहने के लायक भी हो? दिवाकर के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे और उसने अपने होंठ भींच लिए। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा काव्या से खून का रिश्ता है, वरना मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारता। ये कहते हुए दिवाकर ने अपनी मुट्ठी उठाई, वेटिंग रूम में रखी मेज की ओर देखा और उसे जोर से पटक दिया, जिससे मेज का ऊपरी हिस्सा टूट गया। एक नर्स जांच करने आए और जब उसने ये दृश्य देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, वह बोल नहीं पा रही थी। लकड़ी का तख्ता पूरे 3 सेंटीमीटर मोटा था। दिवाकर के हाथ से खून की एक बूंद टपकी और उसने उसे तिरस्कार से झटक दिया। क्यूई हेंग पीछे हटता रहा। वह सचमुच डर गया था। अगर वह मुक्का उस पर पड़ता तो वह मरता नहीं, लेकिन अपनी आधी जिंदगी गंवा देता। क्यूई हेंग मन ही मन बुड़बुड़ाया, सोचा कि इतने दरिंदे के स्तर तक गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसे लगा कि वह बहुत काया हो रहा है, इसलिए उसने अपनी गर्दन कड़ी करके दिवाकर से कहा, जरा रुको बच्चे। यह मत सोचो कि सिर्फ कुछ हुनर होने से तुम बेलगाम हो जाओगे। बहुत से लोग हैं जो तुमसे निपट सकते हैं। देखते हैं। दिवाकर ने अपनी कलाई हिलाई और 2 शब्द कहे, शोरगुल। क्यूई हेंग का शरीर सचमुच 2 कदम और पीछे हट गया, आईसीयू के निरीक्षण कक्ष के दरवाजे तक। काव्या की मां ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की, युवक, तुम जरूर दिवाकर होगे। कुछ भी हो, वानशेंग और मैं काव्या के माता पिता हैं। तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। क्या तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो? दिवाकर के चेहरे पर अभी भी तिरस्कार का भाव था। मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे कहा था, अगर खून का रिश्ता न होता तो तुम पहले व्यक्ति होते जिन्हें मैं अपंग बनाता, और तुम्हारा हश्र भी इस मेज जैसा होता। काव्या के पास जो थोड़ा बहुत पारिवारिक स्नेह बचा है, उसे यूं ही बर्बाद मत करो। मुझे डर है कि एक दिन मेरा घूंसा तुम्हारे सिर पर पड़ेगा और मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग बाहर निकल आएगा। काव्या की मां का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? लेकिन क्यू वानशेंग ने दिवाकर में दृढ़ संकल्प देखा कि आंखें। उसने अपनी पत्नी को खींच लिया। फिर उसने दादा और पोती को वार्ड में बात करते हुए देखा और क्यूई हेंग से कहा, चलो बाहर इंतजार करते हैं। उसे ये भी डर था कि उसे रोकने वाला कोई न होने पर दिवाकर उन पर हमला कर देगा। निरीक्षण कक्ष आखिरकार शांत हो गया। दिवाकर ने एक कुर्सी ढूंढी और अंदर देखने के लिए निरीक्षण खिड़की से टिक गया। मानो टेलीपैथी द्वारा काव्या और दादा क्यूई दोनों ने कांच की ओर देखा। जब दादा क्यूई ने दिवाकर को देखा तो उनका मुंह थोड़ा हिला और काव्या ने आखिरकार एक फीकी मुस्कान दिखाई, दिवाकर को लहराया। उसी समय एक नर्स ने दरवाजा खोला और दिवाकर को पुकारा। दिवाकर कौन है? दादाजी चाहते हैं कि दिवाकर अंदर आ जाए। दिवाकर ने अपना कॉलर ठीक किया, अपने हाथ पर लगे घाव पर नजर डाली, जो लगभग ठीक हो गया था और ध्यान देने योग्य नहीं होना चाहिए। झुर्रियों भरे चेहरे और सफ़ेद बालों वाले दादाजी क्यू ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और दिवाकर को इशारा किया, तुम जरूर दिवाकर होगे बच्चे। मेरी काव्या हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। पता नहीं तुमने मेरी काव्या को कैसे धोखा दिया। तुम्हारे तो 3 सिर और 6 हाथ भी नहीं हैं। दादाजी क्यू बहुत बातूनी थे, किसी मिलनसार पड़ोस के दादा की तरह। उनकी आंखें स्नेह से भरी थीं। काव्या की मौजूदगी में उनका व्यवहार किसी बड़े कारोबारी जैसा नहीं था। दिवाकर मुस्कुराया और काव्या के पास आकर सामने बैठे बूढ़े आदमी को देखने के लिए नीचे झुक गया। दादाजी क्यू, 3 सिर और 6 हाथ नेजा के हैं। अगर तुम नेजा को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक फिल्म बना सकता हूँ। दादाजी क्यू के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। तुम बदमाश हो। फिर उनके चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी। उसने काव्या का हाथ थाम लिया। उसकी नज़रें दिवाकर पर टिकी थीं और उसकी नज़रें धीरे धीरे तेज होती गईं। काव्या मेरी पोती है। उसके माता पिता उसकी परवाह नहीं करते। जब से काव्या छोटी थी मैंने ही उसका पालन पोषण किया है। दिवाकर, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम अभी भी कई महिला हस्तियों के साथ जुड़े हुए हो। अगर तुम मेरी काव्या से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं खड़ी करूंगा। उन लोगों से नाता तोड़ लो। जब तक तुम मुझसे काव्या का अच्छे से ख्याल रखने का वादा करो, मैं आपको कैक्सिंग एंटरटेनमेंट ग्रुप के 8% शेयर छोड़ने को तैयार हूं। हालांकि ये शेयर एकमुश्त नहीं दिए जाएंगे। ये हर साल बढ़ते जाएंगे और कई दशकों बाद पूरी तरह से आपके अधिकार में आ जाएंगे। दादाजी क्यूई उसकी शारीरिक स्थिति जानते थे। अगर इस बार वह ठीक भी हो गया तो भी उसके दिन शायद गिने चुने ही थे। और उसे सबसे ज्यादा चिंता काव्या की थी। ये बच्ची संतानोचित थी, लेकिन उसके माता पिता ऐसे थे। दादाजी क्यूई को सचमुच डर था कि उनके निधन के बाद काव्या को तंग किया जाएगा। अच्छा होता अगर दिवाकर काव्या का सहारा बन पाता, लेकिन दिवाकर तो आखिरकार मनोरंजन जगत का एक अभिनेता था। दादाजी क्यूई की नज़र में दिवाकर की क्षमताएं सीमित थीं।
चूंकि ऐसा था, इसलिए काव्या के लिए यही अच्छा होगा कि वह अपना बाकी जीवन उस व्यक्ति के साथ खुशी से बिताए जिससे वह प्यार करती है। दिवाकर के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। दादाजी, क्यों? ये बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन आप मुझे थोड़ा नीचा तो नहीं समझ रहे? मैं, दिवाकर, पैसों का लालची हूँ, ये बात तो पूरा इंटरनेट जानता है। लेकिन कुछ पैसे मुझे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिवाकर को यह विश्वास लॉटरी में जीते गए 2 दिव्य कार्यों के कारण था, जिनका अनावरण होने वाला था। तब तक पैसा कुछ भी नहीं रह जाता, उसे ये भी चिंता थी कि वह अपने जीवनकाल में इसे खर्च भी नहीं कर पाएगा। पिछले जन्म के बारे में सोचो। झाओ यू की 6 युआन वाली स्किन कुछ ही दिनों में करोड़ों में बिक गई। हर स्किन के लॉन्च से उस गेम को भारी मुनाफा होता है। हाल ही में रिलीज हुई कॉनन थीम वाली स्किन को ही देख लो, जिसने भी खूब कमाई की। काइटो किड स्किन के बिना माँ को खेलना शर्मनाक है। गेम खेलने का क्या मतलब है? क्या ये खूबसूरती, कूलनेस और मस्ती के लिए नहीं है? उल्लेख नहीं है राजकुमारी एल्सा त्वचा जो वर्तमान में जारी की जा रही है। मुख्य विषय पर वापस। दिवाकर की आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं और दादाजी क्यूई भी दंग रह गए। यदि उनकी शारीरिक स्थिति अभी भी पहले जैसी होती, तो वे निश्चित रूप से काव्या की पसंद में हस्तक्षेप करते और काव्या के लिए किसी और भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढते। लेकिन अब उनके शरीर को इस अवस्था में देखते हुए दिवाकर और काव्या को अलग करना स्पष्ट रूप से अनुचित था। उनकी मांगें पहले से ही काफ़ी कम थीं। जब तक दिवाकर उन लोगों को छोड़ देता, वह बड़ी मात्रा में शेयर देने को तैयार थे। दादाजी क्यूई ने एक गहरी सांस ली। दिवाकर को मारने के लिए अपना हाथ उठाना चाहते थे। क्या ये बदकिस्मत साथी जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये मांगें भी थीं? क्या ये सिर्फ एक साधारण परिवार की शर्तें नहीं थीं? और वह एक बड़ा दहेज भी देगा। दिवाकर ने देखा कि दादाजी क्यूई। दिवाकर ने एक पल सोचा, फिर अपनी जेब से कुछ गोलियां निकाली, काव्या के कंधे थपथपाए और गोलियां एक एक करके काव्या के सामने रख दीं। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे यहाँ होने से तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ गोलियां दादाजी को खिला देना, मैं बाहर इंतज़ार करूंगा। काव्या की आंखों में एक चमक सी आ गई जब उसने उत्साह से उन 2 जानी पहचानी गोलियों और उनमें से 2 अनजान गोलियों को देखा। उसने उत्साह से उन्हें अपने हाथों में थाम लिया और दिवाकर के जाने के बाद उसने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। दादाजी, अपना मुंह खोलो। दादाजी क्यूई ने आंखें घुमाईं, लेकिन अपनी पोती के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर उन्हें पूछने का समय नहीं मिला और उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोल दिया। काव्या ने ज्यादा नहीं सोचा और 4 गोलियां दादाजी क्यूई के मुंह में ठूंस दीं। औषधीय गुणों में टकराव होगा या नहीं, इसकी उसे परवाह नहीं थी। उसे दिवाकर पर भरोसा था। बदले में दादाजी क्यूई को भी अपनी पोती पर भरोसा था। मुंह में 4 गोलियां होने से उसका गला थोड़ा घुट रहा था। काव्या ने जल्दी से दादाजी क्यू को गोलियां निगलने में मदद की। दादाजी क्यू ने अपनी पोती को घूरकर पूछा, तुमने मुझे क्या खाने को दिया? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह लड़का मुझे नुकसान पहुंचाएगा? काव्या ने सिर हिलाया, नहीं, वह नहीं पहुंचाएगा। दिवाकर ने जो 4 गोलियां निकालीं, वे थीं एक फुयुआन गोली, एक शरीर को मजबूत बनाने वाली गोली, एक मन को तरोताज़ा करने वाली गोली, और उसने दादाजी क्यू को एक कायाकल्प गोली भी दी, शायद किसी उलझन भरे विचार के क्षण में। पेट में 4 गोलियां होने के कारण दादाजी क्यूई ने चिंता का कोई संकेत नहीं दिखाया। उनकी पोती दिवाकर पर इतना भरोसा करती थी कि उन्हें अलग करना नामुमकिन था। और उनकी पोती भी उनकी तरह जिद्दी थी। एक आह के बाद उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उनके पेट से गर्मी की लहरें फैलीं, उनके पूरे शरीर में फैल गईं। दादाजी क्यूई के हैरान भाव ने काव्या को स्वाभाविक रूप से थोड़ा घबरा दिया। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? दादाजी क्यूई की आंखें सदमे से भरी थीं और उन्होंने अपनी पोती के सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। गर्मी की वे लहरें उनके शरीर की मरम्मत कर रही थीं, जिससे उन्हें खुजली और सुन्नता महसूस हो रही थी। हालांकि उन्हें पता था कि यह एक अच्छी बात है। उनका शरीर जवान और मजबूत होता जा रहा था और सर्जरी के बाद हुए घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, जिससे दादाजी क्यूई को बेचैनी महसूस हो रही थी। काव्या गर्म तवे पर पड़ी चींटी की तरह बेचैन थी। दादाजी क्यूई के बिस्तर के चारों ओर चहलकदमी कर रही थी। थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद दादाजी क्यूई ने हैरानी से काव्या को देखा। तुमने मुझे खाने को क्या दिया? मैं ठीक हूँ, और अगर कुछ होता भी तो अच्छी बात होती। मुझे लगता है कि मेरा शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है और डॉक्टर ने जो चीज़ें निकाली थीं वे सब ठीक हो गई हैं। दादाजी की बातें सुनकर काव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक अजीब सा दृश्य हुआ। दादाजी क्यूई ने कई बार पादें, जिनकी बदबू बहुत बुरी थी, और दादाजी क्यूई की त्वचा से धीरे धीरे एक काला तरल पदार्थ रिसने लगा। दादाजी क्यूई ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की और पाया कि वे आराम से हिल डुल सकते हैं और सारा पिछला दर्द गायब हो गया था। इसके तुरंत बाद उनके पेट में गड़गड़ाहट हुई और दादाजी क्यूई पेट पकड़कर बिस्तर से उठे और आलीशान आईसीयू के बाथरूम की ओर दौड़े। केवल काव्या के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति रह गई।
सौभाग्य से उस समय आईसीयू वार्ड में कोई और नहीं था। जब दिवाकर और दादाजी क्यूई बात कर रहे थे तब तक नर्स को बाहर भेज दिया गया था। दिवाकर के निरीक्षण कक्ष में लौटने के बाद उसने नर्स को भी कमरे से बाहर भेज दिया। दादाजी क्यूई में आए इस बदलाव को सिर्फ उसने और काव्या ने ही देखा। वह गोली बहुत खास थी और उसके पास सिर्फ एक फुयुआन गोली थी। अगर कोई उससे वह मांग ले तो उसे क्या करना चाहिए, इसलिए इसे राज रखना ही बेहतर था। दादाजी क्यूई के शौचालय की ओर भागने के लगभग 10 मिनट बाद निरीक्षण कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई। दिवाकर ने दरवाज़ा तब तक नहीं खोला जब तक उसने दादाजी क्यूई की आकृति को वार्ड में वापस आते नहीं देखा। तभी दिवाकर ने निरीक्षण कक्ष का दरवाज़ा खोला और आईसीयू वार्ड में दाखिल हुआ। काव्या दिवाकर से पूछना चाहती थी कि उसने दादाजी क्यूई को खाने में क्या दिया था, लेकिन दिवाकर कमरे में दाखिल होने के बाद सिर्फ एक ही वाक्य बोला, दादाजी क्यूई कृपया सहयोग करें और साथ चलें। आपको पता ही होगा कि वह चीज़ कितनी दुर्लभ है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही है। कहते हैं बुजुर्ग लोग चतुर होते हैं और यह कहावत गलत नहीं है। दादाजी क्यूई ने सचमुच मुस्कुराकर सिर हिलाया। इस समय उनके शरीर में कोई असामान्यता नहीं थी और क्षतिग्रस्त अंग और कोशिकाएं पूरी तरह से ठीक होकर सामान्य हो गई थीं। उनकी शारीरिक फिटनेस में भी काफ़ी सुधार हुआ था। बस एक चीज़ जो नहीं बदली थी वह था उनका बूढ़ा चेहरा, जो दिवाकर की कायाकल्प गोली का असर भी था। दादाजी क्यूई बिस्तर पर लेट गए, अपने पाखंडी बेटे और पोते को निगरानी कक्ष के बाहर से आते हुए देख रहे थे। अंदर से थोड़ा अकेला और उदास महसूस कर रहे थे। नर्स सबसे पहले वार्ड में दाखिल हुई और दादाजी क्यूई से उनकी राय पूछी। दादाजी क्यूई, आपका बेटा और पोता आपसे मिलने आना चाहते हैं। दादाजी क्यूई ने ठंडी आवाज़ में कहा, उन्हें बाहर जाने को कहो, सब बाहर निकल जाओ। क्या वे मेरे मरने की उम्मीद कर रहे हैं? बस इतना ही। तुम उन्हें बता दो, उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। ये बूढ़ा अभी भी ताकतवर है। और जाओ, अपने डायरेक्टर को यहाँ बुलाओ। मैं छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। किसी भी टॉम, डिक या हैरी को यहाँ मत आने देना। छोटी नस कांप उठी और जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन दिवाकर हंस पड़ा। दादाजी क्यों, अगर वे टॉम, डिक या हैरी हैं तो आप क्या हैं? काव्या ने झुंझलाहट में दिवाकर की कमर पर चुटकी काटी, लेकिन दादाजी क्यों ने युवा जोड़े की शरारत भरी बातचीत को अनदेखा करने का नाटक किया और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लौट आई। काव्या, जाओ स्पेशल असिस्टेंट वान को ढूंढो और नए साल से पहले मैंने जो घर खरीदा था उसे दिवाकर के नाम करवा दो। हालांकि मुझे उसकी चीज़ की कीमत नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एहसान नहीं करना चाहता। दिवाकर ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन मना नहीं किया। वह काव्या के घर पर रह रहा था, जो वाकई आदर्श नहीं था। इससे उसे हमेशा एक रखेल जैसा महसूस होता था। और तो और, न सिर्फ वो वहाँ था, बल्कि पूजा और दीपिका भी वहाँ थी, जो थोड़ा अनुचित था। दिवाकर द्वारा दी गई फुयुआन गोली की कीमत के बारे में दिवाकर को यकीन नहीं था। आखिरकार ऐसी चमत्कारी दवा तो इस दुनिया में थी ही नहीं, लेकिन अगर दिवाकर उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं तो 10 आलीशान घर भी उस एक गोली को नहीं खरीद पाएंगे। दादाजी क्यूई जितना हो सके उतना मुआवजा देना चाहते थे, ताकि भविष्य में काव्या दिवाकर के सामने खुद को कमतर न समझे। अपनी पोती का दिवाकर के प्रति समर्पित भाव देखकर दादाजी क्यूई अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, आप सब जा सकते हैं। मुझे थोड़ी देर में छुट्टी मिल जाएगी और मैं कुछ दिनों में आपसे संपर्क करूंगा। किसी और को कोई सुराग न मिलने दें। वार्ड में दाखिल होते ही जैसे ही बूढ़े ने दिवाकर के पहले शब्द सुने, वह दिवाकर की शंकाओं को समझ गया और लोगों को भगाने लगा। हालांकि काव्या जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन अपने दादाजी को ठीक होते देखकर उसे दिवाकर पर भरोसा हो गया और उसने सिर हिलाकर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, ठीक है दादाजी, मैं अभी वापस चलती हूँ। अगर कुछ भी हुआ तो आप मुझे तुरंत सूचित करना। बूढ़ा मुस्कुराया, चिंता मत करो। दिवाकर ने काव्या का हाथ थाम लिया और बूढ़े की ओर इशारा करते हुए कहा, बुजुर्ग, फिर मिलते हैं। मैं अपनी बेटी को किसी और दिन आपसे मिलने लाऊंगा। जैसे ही दोनों आईसीयू वार्ड से बाहर निकले और ऑब्जर्वेशन रूम से गुजरे, उन्होंने क्यूई हेंग का पीला चेहरा देखा। क्यूई हेंग दिवाकर से बहस करना चाहता था, लेकिन दिवाकर के युद्ध कौशल को देखते हुए वह अपनी बात नहीं मान सका। दिवाकर को ऐसी परिस्थितियां पसंद थीं जहां कोई उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन वह इतना कायर था कि ऐसा नहीं कर सकता था। काव्या की मां ने काव्या को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और चिंता का दिखावा करते हुए पूछा, काव्या, तुम्हारे दादाजी की हालत कैसी है? क्या कोई स्थायी असर होगा? क्या डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारे दादाजी की बीमारी ठीक हो सकती है? हालांकि काव्या ने अपनी मां की भी बात अनसुनी कर दी। भला उन्हें कौन दोष दे सकता है? उन्होंने काव्या को चोट पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया था। उन्होंने आंखें घुमाईं और ठंडे स्वर में कहा, जानना है तो मेरे दादाजी से खुद पूछ लो, लेकिन शायद तुम उनसे मिल भी नहीं पाओगे। हे। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने दिवाकर का हाथ दबाया और फिर मुस्कुराई, दिवाकर चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती।
दोनों अस्पताल से बाहर निकले और काव्या दिवाकर को वह आलीशान हवेली दिखाने ले गई जो बुजुर्ग ने उसे दी थी। वह समझ सकती थी कि दिवाकर शायद सचमुच वहां से जाना चाहता था। दरअसल उसे सबके साथ रहने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन दिवाकर थोड़ा अंधभक्त था और काव्या को उसकी भावनाओं का ध्यान रखना था। जब वे आलीशान हवेली पहुंचे तो काव्या आसानी से कमरे में दाखिल हो गई। वह पूरी तरह से सुसज्जित था। इसके अलावा वहां मेहमानों के लिए कई कमरे थे और वह काव्या के अपने विला से काफी बड़ा था। दिवाकर ने मुंह बनाते हुए कहा, धिक्कार है अमीर लोगों पर। काव्या ने आंखें घुमाईं, मानो उससे बहस करने ही वाली हो, जब उसने दिवाकर को फिर से कहते सुना, अरे अब से मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। बहुत खुश हूं। विला की लोकेशन अनोखी थी, जिससे उन्हें दूसरों की परेशानी से बचने में मदद मिली और निजी बगीचा भी इतना बड़ा था कि यूं म्याऊं म्याऊं खेल सके। दिवाकर उस जगह से बेहद खुश था। वह कायाकल्प की गोली उसे लॉटरी में मिली थी और दिवाकर को अभी उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उसे इतनी आलीशान हवेली में बदलना बुरा नहीं था। इसके अलावा इससे बूढ़े के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया। बूढ़ा काव्या के माता पिता से अलग था। काव्या अपने दादाजी के बारे में बहुत चिंतित थी। जब दोनों काव्या के विला में लौटे तो यूं म्याऊं म्याऊं पहले ही सो चुकी थी। पूजा ने दोनों को साथ लौटते देखा और उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि यूं म्याऊं म्याऊं के कमरे में वापस आकर उसके साथ आराम करने लगी। लेकिन जैसे ही दोनों आराम करने वाले थे, दिवाकर का फोन बज उठा। दिवाकर के फोन करने के बाद निर्देशक लियू की शिकायतें सामने आईं। दिवाकर, साले, तुमने तो मुझे सचमुच मुश्किल में डाल दिया है। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब से तुम गए हो मेरे शो की लोकप्रियता गिर गई है, पहले के 5वें हिस्से से भी कम। सब लोग तुम्हें वापस आने के लिए कह रहे हैं। तूफान अब टल गया है, तो क्यों ना तुम वापस आकर मेरे मेहमान बन जाओ। दिवाकर ने बिना सोचे समझे उसे मना कर दिया। इसी को तो वो आज का जीवन कहता था, एक खूबसूरत औरत को अपनी बाहों में लेकर अपनी मर्जी से। डायरेक्टर लियू, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूं और अभी वापस नहीं आ सकता। अगले सीजन के लिए मैं वापस आने के बारे में सोचूंगा। तुम क्या सोचते हो? मैं दिन भर स्क्रिप्ट ढूंढने में लगा रहता हूँ। जरा सोचो, सिमरन का मौजूदा ड्रामा तो खत्म हो गया है। अगला वाला तो पता है, लेकिन उसके बाद वाले का क्या? तुम सिमरन को सिर्फ 2 शो फिल्माने और फिर निर्देशन से रिटायर होने तो नहीं दे सकते, है ना? निर्देशक लियू दिल से चाहते थे कि दिवाकर वापस आ जाए, लेकिन दिवाकर तो पहले ही पागल हो चुका था। भला वो किसी शो में जाकर दूसरों के इशारे क्यों मानता? और तो और निर्देशक लियू की कमजोरी भी उसे समझ आ गई। निर्देशक लियू ने आह भरी, ठीक है दिवाकर, मेरी सिमरन तुम्हारे हवाले है। साले, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मेरे लिए ड्रिंक जरूर लाना। दिवाकर ने राहत की सांस ली और काव्या को भी याद आया कि डाइंग टू सर्वाइव की शूटिंग आज ही खत्म हुई थी। दिवाकर, आप डाइंग टू सर्वाइव कब रिलीज करने की योजना बना रहे हैं? दिवाकर, उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए, जाहिर है जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। इस नाटक के रिलीज होने के साथ हमारी कंपनी की रैंकिंग फिर से ऊपर आनी चाहिए। अगले टीवी सीरीज के फिल्मांकन के बाद शायद इसमें और भी सुधार होगा। कुछ सालों में हम अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएंगे। काव्या के होंठ थोड़े मुड़े और उसने अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए। उसकी पतली टांगें बलेंसियागा के काले स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई थीं और उसकी दोनों टांगें आपस में कसकर गुंथी हुई थीं। उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए, एक सफ़ेद कमीज छोड़ दी और अपनी छाती के 2 बटन खोल दिए, जिससे उसकी लेस वाली ब्रा दिखाई देने लगी। काव्या के सक्रिय आकर्षण को देखकर दिवाकर ने अपने हाथ मले और काव्या के पास झुककर रहस्य तलाशने लगा। आज की काव्या साफ तौर पर अलग थी, कुछ हद तक बेलगाम। बाहर से वह एक गौरवान्वित महिला सीईओ थी, लेकिन आज जब उसके जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण लोग खतरे में थे तो वह स्वाभाविक रूप से थोड़ी घबरा गई। सौभाग्य से दिवाकर वहां था और उसने उसके दादाजी की गंभीर बीमारी का इलाज कर दिया। काव्या दिवाकर का बदला चुकाना चाहती थी, जिसकी वजह से कमरे में एक कामुक दृश्य बन गया। जब तक काव्या गहरी नींद में नहीं सो गई, दिवाकर उसके बिखरे बालों को सहलाता रहा और धीरे से उसके माथे पर चुंबन करता रहा। उसने खुद को नीचे खींचा, उन्हें रजाई से ढक लिया और काव्या को थामे हुए अपने शरीर की जांच करने लगा। कई दिनों से लोगों की नज़रों से ओझल होने के कारण दिवाकर की लोकप्रियता की वृद्धि दर अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गई थी। पहले वह हर दिन लगभग 10 लाख लोकप्रियता अंक प्राप्त कर सकता था, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा ये केवल दसियों हजार ही रह गया है। हालांकि पिछले आधे महीने में दिवाकर ने 80 लाख से ज़्यादा लोकप्रियता अंक भी जमा कर लिए थे। कायाकल्प गोली के असर ने दिवाकर को और अधिक लोकप्रियता अंक अर्जित करने के लिए कुछ उत्सुक कर दिया था। उस कायाकल्प गोली के साथ यह एक अतिरिक्त जीवन पाने जैसा था। बचे हुए लोकप्रियता अंकों को देखते हुए उसने पहले भाग्यशाली प्रभामंडल को सक्रिय किया, फिर ड्रॉ करने के लिए क्लिक किया। कुछ अच्छी चीज़ें मिलने की उम्मीद है। उच्च स्तरीय ड्रॉ के लिए 10 लाख लोकप्रियता अंक खर्च करने की पुष्टि करें।
बधाई हो, आपको वैरायटी शो मास्क सिंगर की पूरी योजना मिल गई है। बधाई हो, आपको बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल मिल गई है। बधाई हो, आपको मल्टीपल बर्थ पिल मिल गई है। बधाई हो, आपको बिलीव इन माई सेल्फ गाना मिल गया है। बधाई हो, आपको आई बिलीव गाना मिल गया है। बधाई हो, आपने फुयुआन गोली प्राप्त कर ली है। बधाई हो, तुम्हें एक स्वर्गीय मूल फल मिल गया है। बधाई हो, तुम्हें मास्टर स्तरीय सुलेख मिल गया है। दिवाकर ने अपने द्वारा खींची गई चीज़ों को देखा। सिस्टम का अध्ययन करते समय उसने जो पैटर्न खोजा था, उसके अनुसार उसके द्वारा खींची गई चीज़ें संभवतः वही चीज़ें थीं जिनकी उसे वर्तमान चरण में ज़रूरत थी। लेकिन अब दिवाकर बस आराम करना चाहता था। इससे उसे गाने क्यों मिलेंगे, और यहाँ तक कि वैरायटी शो मास्क सिंगर की योजना भी। दिवाकर को सबसे ज्यादा उत्सुकता मास्टर स्तरीय सुलेख की थी जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। उसके जैसे किसी सेलिब्रिटी को यह देना थोड़ा बेकार लग रहा था, लेकिन जब उसने पहले ऑटोग्राफ दिए थे तो उसकी घिसी पिटी लिखावट मुर्गे के खरोंचों जैसी थी। उसके बारे में सोचकर कम से कम हस्ताक्षरों के लिए यह इतना भद्दा नहीं होगा। उसने सारा सामान पैक करके सिस्टम स्पेस में रख दिया, बेडसाइड लैंप बुझा दिया, रजाई में दुबक गया और काव्या के चिकने शरीर को पकड़े हुए सो गया। दिवाकर शायद ही कभी सोता था। जब वह उठा तो उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन काव्या का कोई पता नहीं चला। यू म्याओ म्याओ ने शरारती मुस्कान के साथ एक पंख पकड़ा और दिवाकर की नाक पर गुदगुदी की। दिवाकर ने आंखें खोली और अपनी प्यारी सी बच्ची को देखा। उसने यू म्याओ म्याओ को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे चूम लिया। म्याओ म्याओ, तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? यू म्याओ म्याओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और अपनी छोटी उंगली से इशारा किया। मम्मी काम पर गई हैं और मामा ली को अपने साथ ले गई हैं। मामा लियू ने कहा कि उन्हें एक संगीत समारोह में जाना है। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद वह मेरे लिए एक इनाम खरीदेगी। पापा, आपको क्या लगता है मुझे किस तरह का इनाम मांगना चाहिए? दिवाकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे दीपिका ने उसे परसों ही बता दिया था कि वह इस साल के संगीत समारोह में भाग लेगी, और उसे पहले ही एक नामांकन मिल चुका था, इसलिए पुरस्कार जीतना लगभग तय था। अपनी बेटी को, जो उसकी गोद में बिगड़ी हुई सी लग रही थी, देखकर दिवाकर ने फिर से उसके गाल चूमे। मेरी म्याओ म्याओ क्या चाहती है? यू म्याओ म्याओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर देखा, अपने छोटे से हाथ से उसके गाल को छुआ और मुंह बनाकर गुनगुनाया, मानो एक पल सोचने के बाद बोली, पापा, मुझे एक छोटा भाई चाहिए। दिवाकर 2 बार खांसे। हे, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब दिवाकर के सामने एक दुविधा थी। वह काव्या और बाकी लोगों को अपने घर के पंजीकरण में शामिल करना चाहता था, लेकिन उसे एक वास्तविक समस्या का सामना करना था। दिवाकर बिना शादी के बच्चे पैदा करने जैसा कुछ करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। दीपिका समेत तीनों ही उसके प्रति समर्पित थीं और उसे कुछ प्रतिबद्धता दिखानी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी और मेहनत करनी होगी, इतना प्रभाव या इतना पैसा कमाना होगा कि यह सब बदल सके। जैसे ही दिवाकर उठने वाला था, उसे एहसास हुआ कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। उसने मियाओ मियाओ को निर्देश दिया, मियाओ मियाओ, तुम पहले बाहर जाओ, पापा को कपड़े पहनने हैं। मैं तुम्हें थोड़ी देर खेलने के लिए बाहर ले चलता हूँ। लेकिन यू म्याओ म्याओ ने उसके चेहरे की ओर इशारा किया और खिलखिलाकर बोली, शरारती शरारती, पापा नंगे हैं। दिवाकर चादर के नीचे छिप गया, कपड़े पहने, राहत की सांस ली, अपनी बेटी को घूरा और फिर उसे गोद में उठा लिया। म्याओ म्याओ, आज तुम कहाँ खेलना चाहती हो? अब दिवाकर अपना ज्यादातर समय यू म्याओ म्याओ के साथ बिताता था। यू म्याओ म्याओ बहुत खुश थी, लेकिन उसकी उम्र के बच्चे अब भी दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते थे। यू म्याओ म्याओ को सबसे पहले चौक का ख्याल आया। हालांकि जिन बच्चों के साथ वह खेलती थी वे सभी स्कूल जा चुके थे और उसके साथ खेलने का समय सिर्फ शनिवार और रविवार को ही मिलता था। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर बोली, पापा, मुझे स्कूल जाना है। दिवाकर ने झुंझलाहट में अपना माथा थपथपाया। ये सही है, यू म्याओ म्याओ काफ़ी बड़ी हो गई थी, उसे बहुत पहले ही किंडरगार्टन जाना चाहिए था। वहाँ ही यू म्याओ म्याओ बेहतर बन सकती थी और अपने दोस्त बना सकती थी। उसे समाज में अपना पहला कदम भी रखना था, यानी किंडरगार्टन जाना। दिवाकर ने अपना फ़ोन निकाला और यह काम काव्या को सौंप दिया। काव्या यू म्याओ म्याओ की कानूनी अभिभावक थी। जल्द ही डोंग यूहान दस्तावेजों के साथ दिवाकर के घर पहुंच गया और उसने पास के एक निजी स्कूल में कुलीन वर्ग के बच्चों के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। इतना ही नहीं, वो तरह तरह की स्कूल की सामग्री, बैकपैक और दूसरी चीज़ें भी साथ ले आए। दिवाकर बिल्कुल भी योग्य पिता नहीं था, लेकिन सब कुछ तैयार होने के बाद दिवाकर ने फिर भी यू म्याओ म्याओ का हाथ थामा और उसे किंडरगार्टन भेज दिया। यू म्याओ म्याओ को किंडरगार्टन में प्रवेश करते देख दिवाकर का दिल हिचकिचाहट से भर गया। उसे डर था कि यू म्याओ म्याओ को किंडरगार्टन में तंग किया जाएगा। डोंग यूहान ने जो कुछ भी देखा और सुना वह काव्या को बताया। जब उसने काव्या का बहुत खुश चेहरा देखा तो डोंग यूहान थोड़ा सोच में पड़ गया।
डोंग युहान की देवी आखिरकार उस बदमाश दिवाकर पर मोहित हो गई थी। इससे पहले काव्या ने उससे बात भी की थी, कहा था कि अगर वे दोस्त बनना चाहते हैं तो उन्हें उन चीज़ों को भूलना होगा। डोंग युहान ने काव्या को देखते हुए एक गहरी सांस ली। वह मदद नहीं कर सका लेकिन सोचता रहा कि क्या उसे भी अपना रिश्ता शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसे लगा कि काव्या के साथ बिल्कुल कोई मौका नहीं है। यू म्याओ म्याओ को स्कूल छोड़ने के बाद दिवाकर ने काव्या को फ़ोन किया, ये देखकर कि दिवाकर वाकई अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करने के लिए सक्रिय रूप से अपना चेहरा दिखाना चाहता था। काव्या ने राहत की सांस ली और खुशी से बोली, ज़रूर कर सकते हो, तुम्हारे प्रशंसक तुम्हें देखने के लिए बेताब हैं। हार्टबीट्स और डेज ज़रूर देखो, सभी कमेंट्स तुम्हें याद करने के बारे में हैं। पता नहीं तुम इतने आकर्षक कैसे हो। दिवाकर हंसा, तुम क्या सोचती हो, दूसरों को शायद पता न हो लेकिन तुम्हें नहीं पता। काव्या से बात खत्म करने के बाद दिवाकर सबसे पहले उसने अपना ट्विटर खोला, जहां संदेशों की अंतहीन धारा के आगे वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो मुझे दिवाकर की हर दिन याद आती है, उसके बिना मैंने कितनी खुशियां खो दी हैं। प्लीज़ दिवाकर, जल्दी वापस आ जाओ। अब मेरे पास खाते हुए देखने के लिए वैरायटी शो भी नहीं है। तुम मुझे बस कुछ चुटकुले सुना दोगे तो कोई बात नहीं। वो कमबख्त दिवाकर कब वापस आ रहा है। मुझे लगता था कि दिवाकर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब जब वो चला गया है तो मैं इतना बोर क्यों हो रहा हूँ। दिवाकर, तुम्हारे बिना अब मैं सिर्फ कार से किंडरगार्टन जा सकता हूँ। दिवाकर ने सबको खूब हंसी और खुशी दी थी। दिवाकर के जाने के दौरान सभी बार बार हार्टबीट्स और डेज के पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो देख रहे थे। वे समय बिताने के लिए कुछ मज़ेदार ढूंढ रहे थे। अक्सर वे दिवाकर के ट्विटर पर शिकायत करने जाते थे, उम्मीद करते थे कि दिवाकर जल्द ही लौट आएगा। ये कहना गलत होगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जानकर कि इतने सारे लोग अब भी उसकी परवाह करते हैं, दिवाकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने अपना लाइव स्ट्रीम अकाउंट दोबारा रजिस्टर करवाया और आधिकारिक कर्मचारियों ने तुरंत उनसे संपर्क किया। ये पुष्टि होने के बाद कि ये दिवाकर ही थे, लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म बहुत खुश हुआ और दिवाकर के लाइव स्ट्रीम रूम को, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर डाल दिया। अचानक दिवाकर के लाइव स्ट्रीम रूम में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन जब उन्होंने काली स्क्रीन देखी तो वे सभी मॉडरेटर्स को कोसने लगे, ये सोचकर कि वे क्या कर रहे हैं। जब तक दिवाकर का लाइव स्ट्रीम रूम जगमगा नहीं उठा और उनका खूबसूरत चेहरा स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिया, तब तक प्रशंसक लगभग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो दिवाकर, तुमने आखिरकार आने का फैसला कर ही लिया। क्या तुम्हें पता है कि मैं पिछले आधे महीने से कैसा कर रहा हूँ। जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो। मुझे परवाह नहीं दिवाकर, अगर तुमने मुझे चूमा नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ मारपीट की है। लाइव स्ट्रीम रूम देखते ही देखते दर्शकों की भारी संख्या से भर गया और 0 से 1000, 10,000, 100, 000 तक पहुंच गया। सिर्फ 3 मिनट में दिवाकर ने एक शब्द भी नहीं कहा। ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 11 लाख पहुंचते देख दिवाकर ने लाइव स्ट्रीम कैमरे की तरफ हाथ हिलाया। हाय मेरे प्यारे प्रशंसकों, तुम्हारे बेकाबू पापा दिवाकर वापस आ गए हैं। धिक्कार है दिवाकर, वापस तुम आओ ही मुसीबत खड़ी करने की फिराक में हो। वो दिवाकर, तो आपको इस तरह का शौक है। मैं आपकी पूरी इच्छा कर सकता हूँ। आओ मुझे ढूंढो। उद्धरण, आप सभी का निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ और भी अधिक प्रेरणाएं मुझे मिलती हैं। आपके साथ और मुझे याद करने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ सैन, फिर से वापस आ गया हूँ और मैं आपके लिए कई काम लेकर आया हूँ जो आपको पसंद आएगा। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।